हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासनिक ढांचे का विकास, यानी ये जो है हमारा टॉपिक है और चैप्टर जो हम कर रहे हैं प्रशासनिक प्रणाली और संस्थाएं। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको आपको विस्तार से जानने का मौका मिला है, तो इसको जो है इग्नोर करने की कोशिश ना कीजिए, जितना हो सके इसको समझिए। कहते हैं एक दो बार समझिएगा आपको पूरा चैप्टर ही अंडरस्टैंड हो जाएगा। जब कहते हैं पूरा चैप्टर ही आपको समझ में जब आ जाएगा तो आपको लिए एमसीक्यू क्या और क्वेश्चन आंसर क्या, हर चीज़ के लिए आप जो होगे तैयार हो जाओगे, चाहे एग्ज़ाम के लिए हो चाहे आपको जो हो किसी कंपटीशन के लिए हो, हर कंडीशन में जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए कोशिश यही किया जाता है कि आपको जो है अच्छे समझाने की कोशिश करें। देखिए कहते हैं कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है, जो कोशिश करता है उसका विजय संभव होता ही है। इसी यकीन के साथ जो है तिरपान स्टडी सेंटर सदैव जो है कार्यरत है, हमेशा कोशिश करता है कि आपको अच्छे से अच्छे करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो यहाँ पर यही बात आती है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासनिक ढांचे का विकास किस प्रकार हुआ। तो कहते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर में स्वतंत्र जो है सुल्तान के रूप में स्थापित किया तो उस समय मौजूदा प्रशासनिक तंत्र आरंभिक अवस्था से गुजर रहा था, यानी आरंभिक यानी स्टार्टिंग था। जब तक स्थानीय शासकों ने दिल्ली के सल्तनत की स्वच्छता को स्वीकार किया तब तक मौजूदा ढांचों में ना तो कोई परिवर्तन किया गया और ना ही उसे छेड़ा गया, क्योंकि अगर छेड़ा जाता तो सब कुछ तहस नहस हो जाता। उन्हें सिर्फ एक वसूल कर उसे जो है खिराज के रूप में केंद्रीय खजानों में भेजने की अनुमति थी और इन क्षेत्रों का केंद्रीय कर्मचारियों का मुख्य कार्य स्थानीय शासकों का उनके प्रशासनिक कार्यों में सहायता देना था। दिल्ली सल्तनत के विस्तार और जो है सुदृढ़ीकरण में नई प्रशासनिक संस्थाओं का भी उदय होने लग गया। तो कहते हैं नए बदलाव आएंगे तो नए संस्था नए रूल रेगुलेशन तो उदय होगा, ये तो जनरल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासनिक ढांचा और नए प्रशासकों को यानी शासकों द्वारा भारत में प्रतिपादित संस्थाओं पर जो है मंगोल सेल्जुकिड्स आदि का प्रभाव बहुत ही अधिक था। देश के विभिन्न भागों में मौजूदा संस्थाओं ने भी नई प्रणाली का निर्माण करने में भी योगदान दिया। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है प्रशासनिक ढांचा। कहते हैं सुल्तानों को इस बात की जानकारी थी कि उन्हें जिस प्रजा पर शासन करना था उसमें गैर इस्लामिक लोगों की संख्या अधिक थी, यानी गैर इस्लामिक का मतलब होता है जो इस्लाम नहीं मानते थे। यानी आपको पता है कि भारत में अगर राज्य करना था तो उस समय हिंदुओं का प्रभुता था और हिंदुओं के ऊपर राज करना कहते आम बात नहीं थी। इसलिए जो था उस समय के जो सुल्तान हुआ करते थे इस बात पे जो है विशेष जोर दिया करते थे कि यहाँ के जो लोग हैं गैर इस्लामिक हैं और हमारे मस्जिद के भी नहीं हैं, तो इनके लिए जितना हो सके इनकी भलाई अगर हम करेंगे तो ये हमारे साथ देंगे, अगर इनके लिए कुछ भी हमने बुरा किया तो ये हमें उखाड़ फेंकेंगे। तो ये सुल्तान जो है बेखूबी जानते थे और समझते थे इस बात को। इसलिए दिल्ली के सुल्तानों को जो है सल्तनत की मौजूदा परिस्थिति का अनुकरण कुल बनाने के लिए खास उपाय करने पड़ते थे, क्योंकि जैसा कहते हैं ना जैसा परिस्थिति होता है वैसा ही ढलना हर एक व्यक्ति का जो है स्वभाव होता है। ये आपके लिए भी लागू होता है दोस्तों कि अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो आप भी अपना पढ़ाई लिखाई को जो है थोड़ा तेज कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करना। कहते हैं जैसा परिस्थिति होगा वैसे ही आपको ढलना चाहिए, यही एक विद्यार्थी का गुण होता है। कहते हैं प्रशासनिक दृष्टि से ऐसा महसूस होता था कि जो है स्थानीय शासन मुख्यतः गांव के प्रधान आदि के हाथों में आ गया था। तो ये जनरली सी बात है, कोई नया सल्तनत आपको पता है देखने को मिला भी था कि कुछ ही समय बाद जो था सल्तनत की पूरी हिस्ट्री ही चेंज हो जाती थी। तो इसमें जो है राजा तो आते जाते जा रहे थे लेकिन मुखिया जो था उसके हाथों में आ जाना एक स्वाभाविक बात था। सल्तनत की सीमा को बढ़ाने के लिए केंद्र और प्रांतों के लिए प्रशासनिक ढांचे का अलग से विकास करना आवश्यक था और इस प्रकार सल्तनत काल के दौरान केंद्रीय प्रांतीय और स्थानीय क्षेत्रों पर प्रशासनिक संस्था का विकास भी काफ़ी जोर से हुआ। अब हम प्रशासनिक प्रणाली के विभिन्न घटनों के विस्तार से जानेंगे कि प्रशासनिक प्रणाली में कौन कौन सी व्यक्ति का
क्या महत्व होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आधुनिक युग में तो आपको पता ही है कि प्रशासनिक में कौन कौन लोग होते हैं। कोई राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, गवर्नर्स होते हैं। लेकिन आपको पुराने समय में भी जानना चाहिए कि पुराने समय में आखिर कैसा वहाँ पर प्रशासनिक प्रणाली थी, कौन मुखिया होता था, उसके नीचे कौन कार्य करता था। तो इसी के बारे में जो है आगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर में बने रहें। हमारा जो अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण है प्रशासनिक प्रणाली। जैसे कि हम बात कर रहे थे, प्रशासनिक प्रणाली के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक तंत्रों का जो है प्रमुख सुल्तान होता था। ठीक है, उस समय जो मेन होता था सुल्तान यानी राजा। राजा को ही सुल्तान के नाम से जाना जाता था। जैसे आपको पता है कि अभी के समय में राष्ट्रपति जो होते हैं सर्वोच्च होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यरत होते हैं। तो उसी तरह उस समय जो था सल्तनत के मुख्य जो होते थे सुल्तान हुआ करते थे। उच्च अधिकारी राज काम में सुल्तान की सहायता करते थे। जितने भी मतलब उच्च अधिकारी होते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, सब सुल्तान की सहायता किया करते थे। सुल्तानी कार्यकाल के साथ अन्य कार्य भी थे। सैद्धांतिक रूप से सुल्तान की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद, जिसको हम मजलिस ए जो है खलवात थी, यानी अभी हम इसको मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस समय मजलिस ए खलवात के नाम से जाना जाता था, जिसमें सारे मंत्रियां हुआ करते थे। जैसे कि आपको भी पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो मंत्री परिषद का गठन होती है, जैसे रेलवे मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, तो सारे होते हैं, आपको पता ही है। तो उसी तरह मजलिस ए खलवात में सारे मंत्री हुआ करते थे, जो हर कोई अपना विभाग को संभालने में अग्रसर होते थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। देखा जाए तो हमारा जो पहला पॉइंट आया है सुल्तान। देखिए सुल्तान कौन है। सुल्तान के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो इस लाइन से आपको साफ समझ में आएगा कि सुल्तान प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय स्थान पर होता था। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था में कौन होता था, केंद्रीय स्थान पर होता था। वो नागरिक प्रशासन का प्रमुख और सेना का सर्वोच्च कमांडर होता था। अगर अब यही प्रश्न मैं पूछूं, अगर भारत की बात करें हम, तो यहाँ पर जो है तीनों जल थल और वायु सेना का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, कौन होता है प्रमुख? तो आप कहोगे कि सबका जो प्रमुख कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो ये बात सच्चाई है। तो राष्ट्रपति आपको पता है कि भारत का सुल्तान कह लो, किंग कह लो। ठीक है, तो क्योंकि सबसे बड़ा पद जो होता है हमारे भारत में राष्ट्रपति के ही होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री के होते हैं। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे देश में राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो ये बात अभी के समय का है। लेकिन यही बात अगर आप अमेरिका में चले जाओ तो यहाँ पर उल्टा है। वहाँ पर सारी शक्तियाँ जो होती हैं राष्ट्रपति के पास होते हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन सीनेट जो होते हैं उनके भी कार्य शक्तियाँ होती है, और जो न्याय प्रणाली होती है यानी उच्च न्यायालय की शक्तियाँ भी होती है। अगर आपने अमेरिका की शक्ति पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसके बारे में नॉलेज होगा। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है कि मेन जो होते थे जो है राष्ट्रपति ही हुआ करता था, जिसको हम सुल्तान के नाम से उस समय जानते थे। सुल्तान सभी दरबारियों की नियुक्ति करता था और उसको तरक्की भी करता था। नियुक्ति करने का सारे कार्य सुल्तान का होता था और उसको तरक्की देने का कार्य भी सुल्तान स्वयं ही करता था। वो किसी को भी अपने दरबार से निकाल सकता था क्योंकि उसके पास सारी शक्तियाँ मौजूद थी। वह सर्वशक्तिमान था, इसलिए सभी शक्तियाँ उसके हाथों में थी तथा वह न्यायक शक्ति का भी स्वच्छ स्वामी था, यानी न्याय करने का प्रणाली भी सब के सब जो था सुल्तान के हाथों में ही था। सुल्तान लोगों को उपाधियां और सम्मान प्रदान करता था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सिद्धांत सुल्तान का जो है पद ऊंचा होता था। सिद्धांत जोड़ी जनरली सी बात हो गई कि सुल्तान का पद सर्वोच्च होता था, परंतु व्यवहारिक रूप से उसकी शक्तियाँ घटती बढ़ती रहती थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कि ऐसा कभी समय आया है जब राजा को उठा के जो है उखाड़ के लोगों ने फेंक दिया है। कहते हैं हर जगह ऐसे ही होता है कि सल्तनत जो है प्रजाओं से चलती है। कहते हैं प्रजाओं को आप जितना खुश रखने की कोशिश करोगे उतना जो है अच्छा प्रशासन चलेगा। ये हर एक मंत्री को बात समझना चाहिए कि उनके क्षेत्र में जितना अच्छा रहेगा उतना ही अगले टाइम में उनको जीतने की संभावना बढ़ जाता है। अगर आप अपने क्षेत्र में विकास की जो है नाम मात्र के भी नहीं करोगे तो आपको अगली बार कौन जिता देगा। तो सुल्तान को भी ये बात समझ लेना चाहिए कि भाई उनकी राजसी तभी रह सकती है जब उन जो सुचारू रूप से कार्य कर सके, क्योंकि राजा एक होता है और प्रजा लाख करोड़ों में होता है। तो कौन जीतेगा, राजा जीतेगा कि प्रजा जीतेगी? जनरल सी बात है, प्रजा ही जीतेगी क्योंकि करोड़ों में है। इतने प्रजाओं को जो है सुल्तान के लिए मारना भी संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा ये बात
अभी के समय हो या पुरातन समय में हो, हमेशा याद रखना चाहिए जो भी उच्च पद पे हैं उनकी पद की गरिमा को समझना चाहिए और जो है सही न्याय प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए और जग कल्याण के रूप में ही फैसला निहित करना चाहिए। सुल्तान पर हमेशा ही अभिजात वर्ग और उलीमा का दबाव बना रहता था। जर्नली सी बात बना रहना स्वाभाविक बात है, क्योंकि उस समय अभिजात वर्ग और उलीमा जो था काफ़ी शक्तिशाली हुआ करता था। दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तानों ने इस वर्ग पर नियंत्रण रखने के लिए अलग अलग रणनीति अपनाई। कहते हैं अगर आप अभिजात वर्ग और उलीमा को कंट्रोल में कर लेते हो तो आप आधे जो है शक्ति आपके हाथ में चली जाती है। कहते हैं जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो बहुत से जो है अभिजात वर्ग उसको छोड़ के चला गया था, तो उसका पावर बहुत डाउन हो गया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। उलीमाओं का भी अपना महत्व होता है। अगर आपने हिटलर की ज़िंदगी के बारे में जानते होंगे तो उसने जो है चर्च के पॉप्स को अपने अंडर पहले किया था, क्योंकि उसको पता था कि पॉप हमारे अंडर रहेगा तो 100% जो होती है सारे नागरिक उसके साथ रहेगा, क्योंकि नागरिक जो थे पॉप की ही बात माना करते थे। तो सबने ऐसा ही किया, क्योंकि इससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बलबन ने अभिजात वर्ग को कड़े नियंत्रण में रखा और इस प्रकार सल्तनत की प्रशासनिक ढांचे में जो है सुल्तान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। योग्य और शक्तिशाली सुल्तानों के नेतृत्व में प्रशासन और प्रशासनिक ढांचा बेहतर ढंग से कार्य करता था, लेकिन अयोग्य और कमजोर शासक अभिजात वर्ग के दबाव में कार्य करते थे। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आया है अभिजात वर्ग। देखिए अभिजात वर्ग का जो सल्तनत के समय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। कहते हैं सुल्तान की जो नियुक्ति होता था अभिजात वर्ग और उलीमा के अंतर्गत ही हुआ करता था, क्योंकि इन दोनों के अंतर्गत पूरी जनता जो थी समर्थन प्राप्त होता था। इसलिए अभिजात वर्ग का अपना विशेष स्थान हो गया था। और देखा जाए तो अभिजात वर्ग राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे तथा समाज में इसकी उच्च स्थान भी प्राप्त किया हुआ था। आरंभ में ये सेना के ऐसे कमांडर थे जिन्होंने युद्ध में विजय हासिल भी की थी। कुछ वर्षों से उसके उत्तराधिकारी ने मुख्य शक्ति हासिल कर भी ली थी तथा कुछ भारतीय समूह भी इसे विकसित हुए थे। अभिजात वर्ग की स्थिति और शक्तियों में जो है समय समय पर उतार चढ़ाव होता ही रहता था, जैसा कि ऊपर हमने उल्लेख भी किया जा चुका है। यह अभिजात वर्ग जो मुख्य दिल्ली में स्थापित थे अत्यधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभरे तथा वे समय समय पर सुल्तान का चयन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया करते थे। अभिजात वर्ग में समरूप श्रेणी नहीं थी। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अभिजात वर्ग में समरूप श्रेणी नहीं हुआ करती थी। इसमें कई समूह सम्मिलित थे और उनमें अक्सर जो है लड़ाइयों के कारण आपस में दुश्मनी बनी रहती थी। तभी तो भारत में जो है आसानी से जो है दूसरे देशों ने जो है विजय हासिल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि ये अभिजात वर्ग आपस में ही लड़ते रहते थे। कहते हैं तुर्कमेनिस्तान के समय में तुर्की और जातिकी कुलीनों के बीच लड़ाई आरंभ हुई और इसके मृत्यु के पश्चात इन लड़ाइयों ने जो है और अधिक जोर पकड़ लिया था। चलरगान समूह जो है 40 अभिजातों का समूह हुआ करता था। ये आपको पता होना चाहिए कि चलगान समूह जो 40 अभिजातों का समूह हुआ करता था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके अंतर्गत ही सारे कार्य प्रणाली चलती थी। शक्तिशाली समूह के रूप में उभरा था जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं बलबन पहला सुल्तान था जिसने अभिजात वर्ग पर कड़ाई से नियंत्रण रखा था। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्वयं बलबन भी चलरगान की एक हिस्सा था, क्योंकि चलरगान का एक हिस्सा होने के नाते वो जानता था कि अगर हम अभिजात वर्ग पे कंट्रोल कर लें तो जो है सल्तनत हमारे जो है नियंत्रण में रहेगा। और ये बलबन बेखूबी जानता था। कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश अभिजात वर्ग अपने बराबर का समझते थे, यानी ये सबसे बड़ी जो थी इन्होंने भी गलती किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश अभिजात वर्ग को अपने बराबर समझते थे, लेकिन ये गलती बलबन ने नहीं किया। बलबन पहला सुल्तान था जिसने अभिजात वर्ग पर कड़ाई से नियंत्रण रखा। कहते महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं बलबन भी चलरगान का एक समूह हिस्सा था और ये बलबन बेखूबी जानता था कि अगर दो ही कंडीशन हो सकता है अभिजात वर्ग को कंट्रोल करने का, या तो हम उसके दबा दें या हम उसको बराबर का दर्जा दे दें। तो यही बलबन ने किया, उसने बराबर का दर्जा न दे के जो है चलरगाना को यानी 40 वर्ग समूह को दबा दिया, यानी देखा जाए तो वो अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन ऐसा
गलती जो है कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश अभिजात नहीं किया। उसने अभिजात वर्ग को अपने बराबर समझते थे। यानी देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक और जो है इल्तुतमिश ने अभिजात वर्ग को अपने बराबर का जो है दर्जा दिया। बलबन ने अभिजात वर्ग से दूरी बनाए रखा था और इसलिए स्वयं के लिए अभिजात वर्ग के लिए कड़ी आचरण संहिता लागू भी किया हुआ था और दरबार में कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता था। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था कि दरबार में कोई दूसरे को जो दुर्व्यवहार नहीं कर सकता था, नहीं हंस सकता था। यानी हंसना भी देखा जाए तो बलबन के समय जो है प्रतिबंधित था, क्योंकि एक बात आपको पता है कि जो हंस जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये बलबन जो है खूब बेखूबी जानता था, इसलिए अपने राज दरबार में जो था किसी को हंसने का भी प्रावधान नहीं किया हुआ था। उसने उत्कृष्टता पर बल दिया था और उच्च पद और उच्च कार्यालयों के प्राप्त करने वाले के लिए जो है मानदंड निर्धारित किया गया था, जो कि बलबन का कार्यकुशलता का एक महत्वपूर्ण पहलू था। दिल्ली सल्तनत का विस्तार होते ही समाज के विभिन्न समूहों ने अभिजात वर्ग में सम्मिलित होने के प्रयास भी किए, क्योंकि उनको पता था कि अभिजात वर्ग ही ऐसा वर्ग है जहां पर उनको इज्जत सम्मान मिलेगा। इसलिए दिल्ली सल्तनत का विस्तार होते ही समाज के विभिन्न समूहों ने अभिजात वर्ग में सम्मिलित होने का सदैव ही प्रयास किया। आरंभ में इस वर्ग में तुर्कों को जो है सम्मिलित किया गया था। खलजी और तुगलकों के शासनकाल के दौरान विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग के लिए अभिजात वर्ग के दरवाजे खुले हुए थे। यानी कोई भी जो था अभिजात वर्ग के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। विशेष मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हिंदुओं और मुसलमान दोनों को जो है निम्न जाति के लोग अभिजात वर्ग में शामिल हो गए थे। देखिए काफ़ी प्रशासन की अपनी विशेषता था, जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासन काल में हिंदुओं और मुसलमान दोनों को ही बराबर का मौका दिया अभिजात वर्ग में शामिल होने का, और उन्होंने बड़े बड़े पद भी हासिल किए उस समय, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। लोधी काल में समानता की अफगान और अवधारणाएं उस समय महत्वपूर्ण हो गई थी, जब सुल्तान को सामान्य शक्ति वालों में प्रमुख माना जाता था। यानी सामान्य शक्ति वालों में प्रमुख मानने का प्रावधान था, और इस प्रकार अभिजात वर्ग सुल्तान के बराबर की हैसियत भी रखते थे। आप समझ सकते हो कि अभिजात वर्ग का कितना महत्वपूर्ण था, जो सुल्तान के बराबर अपनी हैसियत रख सकते थे। कुछ अगर लोधी सुल्तान जैसे कि जो सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी को यह पसंद नहीं था, और उन्होंने अभिजात वर्ग को जो है सदैव ही अलग रखा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है इब्राहिम लोधी के लिए और सिकंदर लोधी के लिए, कि दोनों ने अभिजात वर्ग को जो है अलग ही प्रावधान किया और उसका अलग ही रूल रेगुलेशन को बनाया। उसके पश्चात जो है तीसरा पॉइंट है उलेमा। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका था आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव्स के अंतर्गत यानी प्रशासनिक प्रणाली में जो है तीन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक होता है सुल्तान का, दूसरा होता है अभिजात वर्ग का, और तीसरा जो होता है उलेमा। अब उलेमा के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि उलेमा कौन होता है और उसका क्या महत्व होता है। जैसे कि आपको पता है उलेमा मुसलमानों के धार्मिक बुद्धिजीवियों के समूह को उलेमा कहते हैं, यानी धार्मिक बुद्धिजीवियों। तो समझ सकते हो कि ये धर्म से अनुसरण कराते हैं, यानी मुसलमानों के जो है धार्मिक बुद्धिजीवी के समूह को उलेमा कहते थे, और इस समूह के लोगों का कार्य धर्म मामलों की जो है व्यवस्था करना था। क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड थी, इसलिए जो है इसको नकारा नहीं जा सकता था। सुल्तान के लिए धार्मिक जो है नियमों का व्याख्या करना था, और वह न्यायिक मामलों को भी जो है प्रभावी भी होते थे। यह अत्यधिक प्रभावी समूह था और जो है सुल्तान और अभिजात वर्ग की प्रशंसा भी किया करता था। उनका जो है मुस्लिम जनता में भी काफ़ी प्रभाव हुआ करता था। कहते हैं उलेमा का जो था उस समय मुस्लिम जनता में काफ़ी प्रभाव हुआ करता था। जैसे आपको पता ही है कि हिंदुओं में जो होता है, जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनका काफ़ी दबदबा होता है। उसी प्रकार जो है मुस्लिम धर्मों में उलेमा का जो है अपना विशेष प्रभाव था, और यह समूह इस्लाम के धार्मिक नियमों के अनुसार जो है सल्तनत को चलाने के लिए सुल्तान पर दबाव डाला करते थे कि जो इस्लाम में लिखा हुआ है उसी के अनुसार जो है उनको अपना शासन चलाना चाहिए। यह उलेमा का मानना था। सुल्तान और अभिजात वर्ग अक्सर प्रशासनिक कार्य धर्म और नियम की वजह से राज्य की आवश्यकताओं को अनुसार करने की कोशिश किया करते थे। कहते हैं अलाउद्दीन खलजी जैसे प्रभावशाली सुल्तान ही उलेमाओं का सलाह के कई मुद्दे पर जो है अनदेखी कर सकते थे, लेकिन कुछ सुल्तान उनकी सलाह को मानते थे तो कुछ नहीं मानते थे। तो कहते हैं इसी तरह से जो है उलेमा का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था प्रशासनिक प्रणाली के
अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीय प्रशासन। देखिए केंद्रीय प्रशासन जैसे कि आपको पता है, जैसे आप के समय अभी जो है प्रेजेंट टाइम में प्रशासनिक क्षेत्र है, केंद्रीय प्रशासन है। कुछ हद तक देखा जाए तो जो है मुगल के टाइम हो चाहे अकबर का टाइम या किसी के भी टाइम पीरियड में आप ले लो, उसी तरह से केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था, सिर्फ नाम बदला हुआ था, नाम अलग अलग हुआ करता था, लेकिन कार्य प्रणाली एक जैसे ही थी। कहते हैं आज की प्रणाली सिस्टम देख लो या पुराने समय का देख लो, बखूबी एक जैसा ही था। तो इसी विषय पे जो है हम यहाँ विस्तारपूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन विभाग हुआ करते थे और उनका क्या कार्य होता है। तो ये काफ़ी आपके लिए दिलचस्प रहेगा। पुराने समय के जो विभागों के बारे में जानना कई मायने में जो है महत्वपूर्ण रहता है। केंद्रीय प्रशासन के अंदर जैसे कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि प्रशासनिक प्रणाली का प्रधान सुल्तान होता था, जिसके विषय में हम चर्चा भी किए थे। उसके बाद अनेक विभाग थे जिन्हें अलग अलग दायित्व सौंपे गए थे और इस विभागों का प्रबंधन जो है प्रभावशाली अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता था, क्योंकि आपको पता ही है कि अभिजात वर्ग बहुत महत्वपूर्ण थे। इवन कि सुल्तान को हटाने में भी जो है अभिजात वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो सकता था। और हमने देखने को भी हमें मिला था कि कई अभिजात वर्ग से निकल के जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र राजा भी घोषित कर लिया था। तो आप समझ सकते हो कि अभिजात वर्ग कितना महत्वपूर्ण हो सकता था। यहाँ तक कि बलबन भी अभिजात वर्ग के अंतर्गत ही कार्य करता था। तो आप समझ सकते हो कि अभिजात वर्ग जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हम कुछ विभागों का जो है लेखा जोखा यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है वजारत। देखिए वजारत क्या है, जिसे शब्द सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, आपने कभी सुना नहीं होगा शब्द की वजारत होती क्या है। कहते सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य दीवान वजारत था, यानी जिसका प्रधान वजीर होता था। अब वजीर से तो आप समझ गए होंगे ना, प्रधानमंत्री के विषय में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। वजीर यानी प्रधानमंत्री, वजीर आलम, जैसे सुना ही होगा आपने कभी न्यूज़ में वजीर आलम, इसका मतलब प्रधानमंत्री की बात यहाँ पर की जा रही है, जो वजारत विभाग का जो है प्रमुख हुआ करता था। और इसका कार्य प्रणाली बहुत ही सुचारू होता था, जैसे आज के समय में प्रधानमंत्री का होता है, उस समय भी ऐसे ही कार्य प्रणाली वहाँ पर वजीर का हुआ करता था। शाही दरबार में ये मुख्य पद पर होता था। देखिए शाही दरबार में इसका क्या पद था, मुख्य पद था। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में भी पूरे मंत्रियों का जो मेन हेड होता है वो होता है प्रधानमंत्री ही होता है। सेम वहाँ पर भी जितने भी दरबारी होते थे उसका प्रमुख जो होता था वजीर ही हुआ करता था, और उसकी भूमिका सभी विभागों के लिए प्रधान जो है पर्यवेक्षक की होती थी, यानी जांच पड़ताल करने वाली होती थी। लेकिन यह 4 महत्वपूर्ण भागों का प्रधान होता था। यह सुल्तान का मुख्य सलाहकार होता था। जैसे कि आपको भी पता है कि राष्ट्रपति का सलाहकार कौन होता है। आपके समक्ष क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का जो सलाहकार कौन होता है, तो आपको बेखूबी इसका आंसर दोगे कि प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर जो है सुल्तान का मुख्य सलाहकार वजीर होता था। तो वजीर यानी प्रधानमंत्री, वजीर का मुख्य कार्य राज्य के जो है वित्तीय संगठन की देख रेख करना था, सुल्तान को सलाह देना था, और कभी कभी सुल्तान के आदेशों पर सैन्य अभियान का जो है नेतृत्व भी करता था। सेना को किसी किया जाने वाला भुगतान इसी के देख रेख में होता था, और वजारत या वजीर का कार्य भूमि के जो है राजस्व वसूलने पर भी निगरानी रहता था। यानी देखा जाए तो ओवरऑल सभी चीज़ों पर इसी का नियंत्रण होता था। राजा के सभी आय और व्यय का लेखा जोखा करता था तथा इस प्रकार सभी शाही नौकरियों को जो है तनख्वाह पर नियंत्रण भी रखता था, अथवा उसका लेखा जोखा भी रखता था, तथा जो धर्मार्थ चंद जैसे वक्फों और इनामों आदि पर भी नियंत्रण इसी का होता था। इसके अतिरिक्त वजारत द्वारा जो है टकसालों, सूफियों और विभाग से शाही इमारतों और शाही दरबार से संबंधित निकायों का भी देख रेख किया जाता था। वजीर के सुल्तान एक सीधी पहुंच थी, और यह उसकी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और वफादारी का परिणाम ही था कि सुल्तान जो है वजीर पर अधिक निर्भर रहने लगता था। तो ये तो जनरली सी बात है कि सारे के सारे जितने भी सुल्तान हुए वो सब के सब वजीर पे ही निर्भर हुआ करते थे, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर रखता है किसका, वजीर का, जो कि वजारत का विभाग का मुख्य होता था। कहते वजारत के अंतर्गत कार्य करने वाले अन्य विभाग भी थे जिन्हें विशेष कार्य सौंपे गए थे। इसमें जो है मुसाताफ़ी जो है मुमालिक यानी महालेख परीक्षक, मुसारिफ जो मुलालिक यानी प्रधान लेखाकार,
उसके बाद था मजूमदार, यानी खजाने से ऋणों और शेषों का लेखा जोखा रखने वाला सम्मिलित थे। कुछ समय बाद दीवाने जो है वकूफ़ यानी व्यय का हिसाब रखने वाला बनाया गया। फिर दीवाने जो है मुस्त यानी खराज यानी राजस्व भुगतने में शेष रह गई राशि की जांच करने वाला। दीवाने अमीर यानी कोई यानी राज्य की सहायता से खेती न की जा सकने वाली भूमि को खेती करने योग्य बनाने वाला। ऐसे कुछ अन्य कार्यकाल जो बाजार देख रेख में लाया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दीवाने अर्ज। अब यहाँ देखिए हम, तो हमारे समक्ष है दीवाने अर्ज। कहते हैं साम्राज्य के सैनिक संगठन की देखरेख करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी और इसका प्रधान अरिज ए जो है मुमालिक होता था और यह सैन्य कार्य की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। यानी सैन्य कार्य के लिए सारे जो था दीवाने अर्ज के अंतर्गत ही कार्य होता था। यह शाही सेना के देख रेख भी करता था, सैनिकों की भर्ती भी करता था, सेना के अनुशासन बनाए रखता भी था और उनके जो है उपयुक्त रहने की क्षमता का ध्यान भी रखता था। इक्तधारियों द्वारा रखी जा रही सेना का निरीक्षण भी करता था और घोड़े की जांच करता और उसकी पीठ पर शाही निशान लगाता था। अब कह सकते हो दीवाने अर्ज की बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य प्रणाली थी। युद्ध के दौरान अरीस सेना को खाद्य सामग्री और परिवहन व्यवस्था तथा युद्ध में सेना की व्यवस्था करता था और आपूर्ति जारी रखता था तथा लूट के माल को अपनी निगरानी में रखता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दाग यानी दाग लगाना और जो हुलिया चित्र प्रणाली तथा सेना पद अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए सैनिकों में जो है नगद भुगतान का आरंभ किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी एग्जाम वाले बच्चों के लिए कि दाग और जो हुलिया प्रणाली किसके जो है शासनकाल में लगाया गया और किसने जो है लागू किया था। तो आपको याद होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दाग प्रणाली और हुलिया प्रणाली का जो है विकास किया था और सैनिक में नगद भुगतान देने के प्रावधान भी जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही किया गया था। दिल्ली में रहने वाले सैन्य दल जो है हशम ए क्लब कहलाता था, जो कि दीवाने अर्ज के महत्वपूर्ण पार्ट में से एक था। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दीवाने ए ईशा। देखिए दीवाने ईशा क्या है, ये बहुत ही आपको विचित्र वर्ड लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली सी बात है, पूछे तो जाएंगे ही जाएंगे जब आपके सिलेबस में है। तो ये कहते ये विभाग राज्य के पत्रचार की देखरेख करता था। समझ गए कि ये समाचार विभाग का देखा रेखा करता था, उसे दीवाने ईशा कहते थे। इसका प्रधान दवीर ए खास होता था। देखिए दवीर ए खास यानी एडिटर, समझे। तो ये सारी चीज़ें बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह शाही फरमानों के जो है मजमून तैयार करता था, उन्हें भेजता था तथा विभिन्न अधिकारियों के रिपोर्ट प्राप्त करता था। दवीर जो है साम्राज्य केंद्र और अन्य प्रदेश के बीच सरकारी पत्र व्यवहार करने का एक माध्यम माना जा सकता है और यह एक किस्म के जो है सुल्तान का निजी सचिव था और फरमान भी लिखता था। यानी देखा जाए तो फरमान लिखने का काम ही दीवाने ईशा का पास होता था, जो कि कोई भी फरमान लिख सकता था। यानी राजा जो कहता था वो फरमान जो है लागू करता था। वरी ए मुलालिक्स राज्य के समाचार एकत्र करने वाला और गुप्तचर कार्यों का प्रधान हुआ करता था और इसे सल्तनत में घटने वाली घटनाओं की जानकारी भी रखनी पड़ती थी। स्थानीय स्तर पर वरीद होते थे जो राज्य के केंद्रीय कार्यालय से संबंधित नियमित समाचार भेजा करते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दीवाने रिसालत। देखिए दीवाने रिसालत बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। कहते हैं यह विभाग जो है न्याय की व्यवस्था करता था। यानी यह विभाग जो है न्याय की व्यवस्था करता था और इसका प्रधान सदर होता था, जो कि काजी या मुलामिक भी था। यह सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी था और वह पुरोहितों का कार्य भी देखा करता था। वो काजियों को भी नियुक्ति किया करता था और विभिन्न धर्मार्थ अनुदानों जैसे कि वक़्फ़, वजीफ़ा, इदरार आदि की जो अनुमोदन भी प्रदान किया करता था। यानी वे बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में अपील की स्वच्छ अदालत सुल्तान था और इससे जो है अगला काजी जो है मालिक और जो है मुतासिव्य यानी सार्वजनिक सेंसर न्यायिक विभाग को सहायता प्रदान किया करते थे। इसका मुख्य कार्य यह देखना था कि कोई इस्लाम के सिद्धांत के उल्लंघन तो नहीं कर रहा है और वह नैतिक सिद्धांत और आचरण की देखरेख करता था और उसे लागू भी किया करता था। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अन्य विभाग। कहते हैं अन्य विभाग का भी बहुत कार्य था, जिसमें इसके अंदर केंद्र में अनेक छोटे छोटे ऐसे विभाग थे
जो साम्राज्य के जो है रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य में सहायता भी किया करते थे। जैसे वकील ए दार शाही परिवार के देख रेख करता था और सुल्तान के निजी कार्य भी किया करता था। अमीर ए हाजिब शाही समारोह का जो है काम देखता था और यह सुल्तान और सहायक कर्मचारी तथा सुल्तान और जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य भी करता था। सर ए जनादार शाही अंगरक्षकों के देख रेख करता था और अमीर ए अखूर यानी अस्तबल का जो है रख रखाव किया करता था। शहनाह ए फील यानी जो है हाथियों की देख रेख किया करता था। अमीर ए मजलिस जो है बैठकों और विशेष समारोह के आयोजनों की व्यवस्था किया करता था। सल्तनत की प्रशासनिक प्रणाली में करने का महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया किया करता था और शाही परिवार की आवश्यकताएं कारखानों में पूरी की जाती थी। ये कारखाने दो किस्म के होते थे, एक तो होते थे उत्पादन करने वाले और दूसरा हुआ करते थे भंडारण करने वाले यानी भंडारण घर। फिरोज तुगलक के शासनकाल में लगभग 36 कारखाने हुआ करते थे, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। प्रत्येक कारखाने की देख रेख मलिक अथवा खान की श्रेणी के अभिजात वर्ग द्वारा की जाती थी। मुतासरिफ के लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वह विभिन्न विभागों के प्रत्यक्ष जो है पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया करता था। तो कई मायने में देखा जाए तो मैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों के बारे में हमने चर्चा किया, जो जानने की कोशिश किया कितने विभाग महत्वपूर्ण हैं और क्या कार्य करते थे। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कहते हैं ये एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है कि प्रोविजनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और जो है एकता जो है सिस्टम यानी एकता प्रणाली क्या है और इसका क्या प्रोविजनल है जो है यहाँ पर राजनीतिक केंद्रीयकरण में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है कि हमारे प्रशासन में जो है एकता प्रणाली क्या महत्व थी, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं ये कई जगहों पर जो है एग्ज़ाम के व्यू से महत्वपूर्ण ये टॉपिक रखेगा, तो ये जानना जरूरी था। कहते हैं केंद्रीय रणनीतिक क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में प्रशासन को अनेक प्रकार से चलाया जाता था। तो ये तो बात सच्चाई है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि बाहर हर एक क्षेत्र में प्रशासन चलाने की अपनी रूल रेगुलेशन हुआ करता था और यह उस क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण के स्तर पर भी निर्भर करता था कि उस समय जो राजा हुआ करता था किस प्रकार जो है राजनीतिक नियंत्रण को जो है नियंत्रण किया करता था। सल्तनत की सीमा को बढ़ाने और उसे दृढ़ करने की प्रक्रिया 13वीं से 14वीं शताब्दी तक जारी रहती थी। कहते हैं बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड टाइम था 13 और 14वीं शताब्दी तक। कहते हैं इसमें सल्तनत को सीमा को बढ़ाने का हर एक राजा का जो होता था सपना हुआ करता था कि अपने सल्तनत को वो कहाँ तक फैला सकते हैं और कहाँ तक जो है उनकी जो है पहुँचती है। कहते हैं लड़ाई में जीते गए कुछ नए क्षेत्र सीधे सल्तनत के नियंत्रण में आ जाते थे, यानी आसपास का क्षेत्र होता था तो डायरेक्ट जो है सल्तनत के नियंत्रण में आ जाता था उस समय, जबकि अन्य क्षेत्र पर आंशिक नियंत्रण होता था। इस प्रकार इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए सुल्तान ने अलग अलग कार्य प्रणाली अपनाई। तो जनरल सी बात है, जैसा क्षेत्र होगा उसी तरह की कार्य प्रणाली अपनाना जो है सुल्तानों के लिए सही मानने में सही रहेगा, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी एक विशेषता होती है और उन्हीं विशेषताओं को देख के जो है यहाँ पर जो सुल्तान है उसी तरह की प्रणाली अपनाया करते थे। सल्तनत से स्वतंत्र रूप से संबंध क्षेत्रों के प्रतीक के रूप में केंद्र द्वारा कुछ अधिकारी नियुक्त भी किए जाते थे। आपको शायद पता होगा, मैंने पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि पहले के समय में जो होता था राजा क्षेत्र को जीत लेता था और उसी राजा के जो है राज करने के लिए कहता था और उसके बदले में वो कहता था कि केंद्र को वो सालाना कुछ जो है उपहार के रूप में देगा और सदैव ही उसका ऋणी रहेगा। तो ये इस तरह के प्रावधान उस समय बनाए गए थे क्योंकि राजा हर क्षेत्र में राज्य नहीं कर सकता था, ठीक है, लेकिन अपने अधीन कर लेना राजा का सबसे बड़ी जो होती थी कामयाबी होती थी। तो सल्तनत में स्वतंत्र रूप से संबंध क्षेत्रों के प्रतीक के रूप में केंद्र द्वारा अधिक नियुक्त किए जाते थे, परंतु रोजमर्रा का प्रशासन स्थानीय हाथों में ही होता था। जो रोजमर्रा का जो कार्य प्रणाली होती थी वो वहाँ के प्रशासनीय हाथों में ही होता था और इन क्षेत्रों में केंद्र की रुचि ज़्यादातर आर्थिक मामलों में अर्थात राजस्व एकत्र करने में थी। यानी हर क्षेत्र का यही एक प्रावधान था कि राजस्व जो है कैसे एकत्र किया जाए, क्योंकि जो राजा उसको जीत लेता था उस क्षेत्र को तो उसको राजस्व में भी कुछ जो होता था अधिकार बन जाती थी। तो ये सारे बातें जो थी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं इन प्रांतों की देख रेख करने की जिम्मेदारी
गवर्नरों, सूबेदारों पर थी। तो ये तो जर्नल सी बात है कि जो वहाँ के गवर्नर हो गया, सूबेदार होगा, कहते हैं उसी के जो है पूरे क्षेत्र को देख रेख करने का जिम्मेदारी दी जाती थी और गवर्नर इस क्षेत्र का जो है संपूर्ण प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। उनकी जिम्मेदारी में एकत्र राजस्व के सुनिश्चित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और विद्रोह के नियंत्रण में रखना सम्मिलित था। कहते हैं अगर इन चीज़ों का अगर कंट्रोल कर लिया जाता था तो काफ़ी मानने में जो है सुल्तान के लिए जो है राज्य करना बहुत ही सरल हो जाता था। क्योंकि कहीं भी अगर आप देख लीजिएगा तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि राजस्व निश्चित करना, यानी कर को जो है निश्चित करना हर एक प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होता है। कानून व्यवस्था का व्यवस्थित करना ये भी महत्वपूर्ण होता है और विद्रोह को नियंत्रण में रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं अगर इन तीनों को अगर कंट्रोल में आप कर लेते हो तो कई मायने में जो है वो राज्य आपका हो जाता है और वहाँ पर जो है बहुत ही सुचारू रूप से जो है प्रशासन चलाई जा सकती है। कहते वो अपने क्षेत्र में सुल्तान का प्रतिनिधित्व था, यानी देखा जाए तो सूबेदार जो होता था अपने सुल्तान के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर कार्यरत होता था। क्योंकि अधिकारियों का जो है अक्सर हस्तांतरण होता था, यानी अगर देखा जाए तो अधिकारियों का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र कर दी जाती थी या हटा दी जाती थी। तो इसके जगह पर जो है गवर्नर सूबेदार होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, जो सारे ही क्षेत्र की जो है देख रेख कर सके और सभी चीज़ों पर नियंत्रण रख सके। वे उन क्षेत्रों पे परिचित नहीं होते थे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नए अधिकारी अगर आते थे तो वो उस क्षेत्र के परिचित नहीं होते थे। अगर आप उस क्षेत्र के परिचित नहीं होगे तो वहाँ के जो है तकलीफ़ों को कैसे जान पाओगे। तो ये बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट आता है। तभी तो मैं एक बात हमेशा आपको कहता हूँ कि जब भी इलेक्शन होती है तो आप अपने क्षेत्र के व्यक्तियों को जिताइए जो ईमानदार हो, जो आपके ही क्षेत्र में हो, क्योंकि वह उस क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति जानता हो। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि लालच के पिटारों में मत फंसना। जहाँ पर लालच आपके लिए दिया जा रहा है समझ जाना कि वो जो है आपके लिए अच्छा कार्य करने वाला नहीं है, क्योंकि लालच में आप फंस रहे हो, वो नहीं फंस रहा है, वो आपको फंसा रहा है लालच के चक्कर में और आप फंस जाते हो। तो कभी भी ज़िंदगी में याद रखना कि कभी भी वोटिंग करना या किसी को भी अपना प्रतिनिधि चुनना तो लालच के अंतर्गत नहीं चुनना। हमेशा जो है एक अच्छे नागरिक की तरह चुनना जो तुम्हारा और पूरे देश का जो है भलाई किया जा सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय भी था कि कोई भी अधिकारी अगर वो बदल जाता था तो उस क्षेत्र से परिचित नहीं होता था और वहाँ पर जो है कार्य प्रणाली करना उसके लिए बहुत ही कठिन कार्य होता था। इसलिए प्राय उन्हें अपने कार्य को करने के लिए स्थानीय अधिकारी पर निर्भर रहना पड़ता था कि जो स्थानीय वहाँ पर कर्मचारी होते थे, अधिकारी होते थे, उस पे ही निर्भर रहना पड़ता था। स्थानीय अधिकारियों की सहायता के बिना राजस्व वसूल करना संभव ही नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो नया अधिकारी अगर आता है तो उसको कुछ भी उस क्षेत्र के बारे में ज्ञात नहीं होगा, लेकिन पहले से वहाँ पर जो अधिकारी होते हैं उनको हर चीज़ों के बारे में जो है भली भांति जो है पता होता है। इसलिए गवर्नर और स्थानीय शक्तियाँ आपसी सहयोग से कार्य करते थे। कभी कभी यह संगठन सल्तनत के लिए परेशानी पैदा भी करते थे, जो कि साधारण सी बात है। हमने इतिहास देखा और पढ़ा और जाना है जहाँ पर जो है हमेशा सुल्तान के लिए जो है क्षेत्रीय संगठन परेशानी का सबब बनता था, क्योंकि उनका भी एक ही जो था लक्ष्य था अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना और अपना जो है राज्य स्थापित करना। तो इसी जो है आड़ में वो लोग जो है हमेशा परेशानियाँ पैदा किया करते थे, क्योंकि गवर्नर स्थानीय शासकों की सहायता से शक्तिशाली बन जाते थे और सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह भी कर देते थे। अब ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई गवर्नर स्थानीय तौर पे जो है पूरी तरह से जान लेता था, समझ लेता था, लोगों को अपने अंडर कर लेता था और वो क्या करता था गवर्नर फिर सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर देता था। और विद्रोह करने के पश्चात तो आपको पता ही है कि उसका मतलब क्या होगा। उसका एक ही मतलब होगा कि वो अब शासन पे बैठना चाहता है, वो राज करना चाहता है। हर लोगों का जो है हर व्यक्तियों का यही सपना रहता है जो राजनीतिक में होते हैं कि उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, चाहे इसके लिए वो जो मर्जी पैतरा अपना ले। आपने ये इलेक्शन में देखते भी हो कि जैसे इलेक्शन आता है सब आपके द्वार पे आ जाते हैं, कभी खाना खाने आते हैं तो कभी आपके हमदर्दी बन के आते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन जीत लेते हैं दोबारा आपको नज़र तक भी नहीं आते हैं।
आप रोते रहते हो, बिलखते रहते हो, लेकिन फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो आराम से सरकारी घर में जाके सरकार के जो है बिस्तरों पे जाके सोकर आराम अपना फरमा रहे होते हैं। जाते हैं, उठते हैं, जाकर ऑफिस में अपना हाजिरी लगा के जो है महीना लगता है तो पैसे लेके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की क्या फ़ायदा राजनीति में जो ऐसे कर रहे हैं। कहते हैं जो जनता की भलाई नहीं कर सकता उसको मंत्री बनने का अधिकार भी नहीं है, और अधिकार तो उसको है भी नहीं, लेकिन जनता का भी ये अधिकार नहीं कि ऐसे लोगों को वोट दे और ऐसे लोगों को जिताने की कोशिश करे, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपना मतस्व ही पूरा करना जानते हैं। सिर्फ उनका मतलब निकल जाए वो जो मर्जी करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो जनरली आपने देखा भी होगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है और अधिक बात करने की आवश्यकता भी इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि गवर्नर स्थानीय शासक की सहायता से शक्तिशाली बन जाते थे और सुल्तान के विरुद्ध कर देते थे। और 14वीं सदी के दौरान प्रशासनिक सुविधाओं के लिए इन प्रांतों को जो है 6 में विभाजित कर दिया जाता था, और इस 6 का प्रशासन जो है सिकदार द्वारा चलाया जाता था। तब उपरांत अफगान काल के दौरान ये 6 सरकार में परिवर्तन हो गए। प्रांतीय स्तर पर जो है सिकदार के साथ साथ फौजदार एक अन्य अधिकारी भी होता था, और इसके कार्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया था, और इन दोनों के कार्य मिले जुले ही हुआ करते थे। कहते रिश्तेदार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सुल्तान की सहायता किया करते थे और उसे सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराया करते थे। वो छोटी छोटी प्रशासनिक इकाई के कार्य को भी निगरानी किया करता था। फौजदार और सिकदार के कार्य सामान्य हुआ करते थे और कोतवाल फौजदार के अधीन होते थे। प्रांतीय स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी वरीद यानी खुफिया अधिकारी का रिपोर्टर, यानी उसको क्या कहते थे, वरीद, तथा साहब ए दीवान यानी प्रांतीय आय और व्यय का वित्तीय लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति हुआ करता था। तो ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली, एकता प्रणाली। देखिए एकता प्रणाली कई मायने में हर एक एग्ज़ाम में आता है जिनके सिलेबस में ये एकता प्रणाली होगी, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में है तो आप समझदार बनिए, इस एकता प्रणाली के विषय में जो है अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और उसको जो है रिटन डाउन करके एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। क्योंकि एकता प्रणाली आखिर है क्या, आप इसके बारे में क्या जानते हो, तो इसी पे जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक जो है विचार विमर्श करेंगे कि भाई एकता प्रणाली में किसके अंतर्गत आता था। तो चलिए देखते हैं एकता प्रणाली के विषय में। कहते हैं एकता प्रणाली आरंभिक इस्लामिक देशों में लागू की गई थी। देखिए एकता प्रणाली सबसे पहले जो था इस्लामिक देशों में लागू की गई थी, जो मुस्लिम धर्म मानते थे उस क्षेत्रों में ये लागू की गई थी। यह राज्य की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था, यानी कोई व्यक्ति अगर सेवा कर रहा है तो उसको पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था, तो कह सकते हैं एक तरह का तनख्वाह के रूप में दी जाती थी। खलीफा के प्रशासन में यह नागरिक और सैन्य अधिकारी को दिया जाता था। जब खलीफा का प्रशासन था तो उस समय नागरिक को और जो है सैन्य अधिकारी को जो है एकता प्रणाली दी जाती थी। सल्तनत की स्थापना के बाद सुल्तानों द्वारा एकता प्रणाली आरंभ की गई थी। देखिए जब सल्तनत स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद जो है एकता प्रणाली जो है सल्तनत के अधिकारी सुल्तानों द्वारा ये जो है प्रणाली आरंभ की गई थी। आरंभ में जो था सैन्य कमांडर द्वारा अभिजात वर्ग को प्रशासन चलाने तथा राज्य की उगाही करने के लिए नए क्षेत्र सौंप दिए जाते थे। अब देखिए एकता प्रणाली के अंतर्गत क्या था कि देखिए प्रशासन चलाने तथा राज्य की उगाही करने के लिए क्षेत्र सौंप दिए जाते थे। किसको, जो है सैन्य कमांडर और अभिजात वर्गों को, कि वो जो है वहाँ से जो है राजस्व इकट्ठा करेंगे। इसी को ये हम कहते हैं एकता प्रणाली। इस प्रकार सौंपे गए इन क्षेत्रों को एकता कहते थे, और जिन्हें ये एकता सौंप दिए जाते थे उसको इक़्तिदार अथवा मुक्ति कहलाते थे। तो समझ में आया एकता प्रणाली क्या था। एकता प्रणाली जो था सैन्य कमांडर और अभिजात वर्गों को जो है राजस्व की जो उगाही जो है निकालने की जो है सौंप दिए गए थे, क्षेत्रों को सौंप दिए गए थे। इसी को एकता प्रणाली के कहा गया, और इस प्रकार सौंपे गए क्षेत्र की एकता कहते थे, और जिन्हें एकता सौंपे जाते थे उनको इक़्तिदार अथवा मुक्ति भी कहते थे। कहते हैं संक्षेप में अगर हम इस बात को चर्चा करें तो यह अधिकारियों के भुगतान करने की एक प्रणाली थी, यानी अधिकारियों को जो है एक प्रणाली थी जिससे कुछ भी जो है भुगतान करने की प्रणाली बनाई गई थी, जिसमें वो सेना की देख रेख करते थे। धीरे धीरे संपूर्ण प्रणाली को संगठित करने के लिए नियम
और विनियम निर्धारित किए गए। वर्ष से ये सल्तनत का जो है प्रशासन चलाने का मुख्य साधन बन गया था। और इसके अतिरिक्त इस प्रणाली के जो है माध्यम से विशाल क्षेत्रों को विभिन्न भागों से सुल्तानों को जो है अधिक उत्पादन का बड़ा भाग मिलने लगा। यानी देखा जाए तो सुल्तानों को इससे बहुत जो है फायदा हुआ। कहते हैं 14वीं सदी से हम जो है वलिस और मुक्तिसर के बारे में सुनते आ रहे हैं। वलिस और मुक्तिस ये सेना और प्रशासनिक क्षेत्र कमांडर होते थे। देखिए नाम बेशक कुछ भी हो, चाहे वलिश हो या मुक्तिस हो, इतना आपको याद रखना है कि प्रशासनिक क्षेत्र के कमांडर हुआ करते थे। जो है इन्हें इक्ता भी कहते थे, यानी इसको इक्ता के नाम से भी जाना जाता था। यानी वलिस मुक्तिस को जो है एकता के नाम से भी उस समय जाना जाता था। और इनकी यथार्थ शक्तियों में परिस्थिति के अनुसार यानी परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता था। जैसा कहते जैसा समय चलता था उस तरह से जो है परिवर्तन की जाती थी। समय के अनुसार मुक्तियों का जो है एकता का प्रशासन का दूसरा दायित्व सौंप दिया जाता था। यानी प्रशासन का जो है पूरा दायित्व सौंप दिया जाता था। किसको? एकता को या वलिस को या मुक्तिस को, किसी को भी बोल दो, को सबका मतलब एक ही है। समय के अनुसार जो है सौंप दिया जाता था, जिसमें सेना के देख रेख का कार्य सम्मिलित होता था। आप समझ सकते हो ना कि वलिस या मुक्तिस या एकता का क्या कार्य होता था। क्या होता था? सेना की देख रेख का कार्य सम्मिलित होता था। और आवश्यकता पड़ने पर मुक्ति को अपनी सेना सहित सुल्तान की सहायता भी करनी पड़ती थी। यानी समय आने पर सुल्तान के भी मुक्ति जो होते थे सहायता किया करते थे एकता प्रणाली। उससे आशा की जाती थी कि वो वसूल किए गए राजस्व से सेना की देख रेख करे और अपना खर्च स्वयं ही करे। यानी देखा जाए तो इसमें जो था इसके अंतर्गत जो है एकता प्रणाली के अंतर्गत कि राजस्व वो इकट्ठा करें और सेना के जितने भी खर्च पड़ते हैं उसी के अंतर्गत जो है मेंटेनेंस करें और अपना भी स्वयं का भी खर्च निकाले। तो ये सारे एकता प्रणाली के अंतर्गत था। देखा जाए तो बलबन के शासनकाल से ही मुक्ति से यह आशा की जाती थी कि वह अपने और सेना के खर्च को पूरा करने के बाद शेष आय यानी फवाजिल केंद्र को भेजें। यानी अपने सेना को पूरा मेंटेनेंस कर देने के बाद जो भी शेष आय बचता है वो जो है सुल्तान को भेज दे या केंद्र को हाथों में सौंप दे। ये बलबन के समय भी ऐसा ही होता था। इसका अर्थ है कि केंद्रीय राजस्व विभाग एकता की सब संभावित आय, सेना के रखरखाव पर आने वाली लागत तथा मुक्ति के अपने खर्च का मूल्यांकन किया करता था। कहते अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल के दौरान इन प्रक्रिया के संबंध में और सख्ती बढ़ा दी गई थी। यानी अलाउद्दीन खलजी के समय ठीक है काफ़ी सख्ती इसमें जो है बढ़ा दिया गया था। जैसे जैसे केंद्रीय नियंत्रण बढ़ता गया मुक्ति के प्रशासन पर भी नियंत्रण बढ़ता ही चला गया। तो जनरल सी बात है, जैसा समय बढ़ेगा वैसा जो है कंडीशन अपनाया जाएगा। तो यही यहाँ पर देखने को मिला कि पहले तो मुक्ति यानी जो ये एकता प्रणाली होती थी उसमें कोई तरह की शक्ति नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुक्ति को जो है प्रशासन पर नियंत्रण बढ़ता ही चला गया और ख्वाजा संबता या साहब ए दीवान के बराबर हो गया था। और कोई जो एकताओं को आय का लेखा जोखा रखने के लिए नियुक्त भी किया जाता था और वरीद और गुप्तचर अधिकारी को भी नियुक्ति की जाती थी कि वहाँ पर देखा जाए कि एकता प्रणाली के अंतर्गत जो है कुछ गलत ना हो रहा हो। तो जनरल सी बात आप भी समझ सकते हो यहाँ पर कि जो वहाँ पर सुल्तान ने जो ये कहा कि आप राजस्व इकट्ठा कर लीजिए और आपके सेना में जितना भी खर्च लगता है आप लगाइए और उसके बाद जो राशि बचेगा हमें दीजिए। तो आप समझ सकते हो कि व्यक्ति जो राजस्व इकट्ठा करेगा यानी इक़्तिदार जो है पैसा इकट्ठा करेगा, राजस्व इकट्ठा करेगा, तो आपको क्या लगता है कि वो खर्च करने के बाद जो है सेना को खर्च देने के बाद वो सरकार को पैसा वापस करेगा? और करेगा भी तो बहुत कम अमाउंट में करेगा, बाकी सब जो है जेब में ही रखेगा। तो इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार फैलेगा। तो इसीलिए जो है उस समय जो है गुप्तचर विभाग का भी जो है नियुक्ति की गई, क्योंकि गुप्तचर जो होते थे सारी बातों की इन्फॉर्मेशन रखते थे कि यहाँ पर क्या हालात पैदा हो रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान राजस्व में भागीदारी शर्तों पर अनेक सूबेदारों की नियुक्ति भी की जाती थी, जिन्हें राज्य को निश्चित राशि देनी होती थी। और फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान इक़्ताओं पर जो है राज्य का नियंत्रण समाप्त हो गया था। लेकिन देखा जाए दोस्तों यहाँ पर फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान इक़्ताओं पर जो है राज्य का नियंत्रण समाप्त हो गया था। होना स्वाभाविक बात थी, क्योंकि जिस तरह से प्रणाली थी
इसमें तो होना स्वाभाविक बात थी। कहते ये एकता जो है वंशानुगत हो गए थे, यानी जो है अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है उस समय तो उसके बेटा जो है इसका मुख्य अधिकारी बन जाएगा, यानी वंशागत कर दिया गया था कि एक वंश के बाद दूसरे वंश के व्यक्ति जो है इसको संभालेंगे। तो ये एकता प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण था और एग्जाम व्यू से भी काफ़ी जरूरी था। यदि हम आगे बात करें स्थानीय प्रशासन के ऊपर तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि स्थानीय प्रशासन क्या होता है। स्थानीय प्रशासन की अगर बात करते हो तो जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ पर कौन जो है प्रशासन को संभालता है तो इस बात पे निर्भर करती है। अगर हम बात करें सबसे छोटी इकाई के रूप में तो कहते हैं गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में थी, यानी गांव जो होता है दोस्तों ये सबसे छोटी प्रशासन इकाई होता है। गांव की कार्यशैली और प्रशासन का जो है कमावेश वैसा ही था जैसा तुर्की काल के पहले मौजूद था, यानी तुर्की काल में भी उसी प्रकार के मौजूद था। गांव के मुख्य अधिकारियों में जो है खूत यानी मुकद्दम और पटवारी हुआ करते थे, यानी खूत मुकद्दम और पटवारी महत्वपूर्ण होते थे और वो राजस्व की उगाही करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मुक्ति के साथ जो है समय से कार्य करते थे। आप मुक्ति का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि मुक्ति का मतलब क्या होता है। एक प्रांगण में अनेक गांव होते थे। अगर एक प्रांगण की बात करें तो प्रांगण में कई गांव जो थे सम्मिलित हुआ करते थे। प्रांगण के महत्वपूर्ण अधिकारी में चौधरी, आमिल, राजस्व एकत्र करने वाला हुआ करता था और कारकूर और लेखाकार भी हुआ करता था। कहते हैं गांव और प्रांगण प्रशासन की जो है स्वतंत्र इकाई होती थी, यानी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गांव और प्रांगण प्रशासन की एक स्वतंत्र इकाई हुआ करता था और तब भी कुछ क्षेत्र आपस में जुड़े हुए होते थे। कई मामलों में इन प्रांतों के स्थानीय शासक राय, रावत और राजा हुआ करते थे जो गवर्नर को उसके कार्य में सहायता किया करते थे। कहते हैं एक दूसरे की सहायता करने से ही हर चीज़ आगे बढ़ता है। जैसे अगर आपके लिए तिरपान स्टडी सेंटर अच्छा करता है तो आपका भी फ़र्ज़ है कि ये वीडियो दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। इससे जो अगर तिरपान स्टडी सेंटर को खुशी मिलती है कि दूसरे बच्चे जो है इसको देखते हैं, अच्छा कहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उसको समझ में ही अच्छे से आ जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। कहते हैं इस खुशी को और बरकरार करना है तो आपको जो है इस वीडियो को शेयर जितना हो सके करना है। कहते हैं ऐसे मामलों में स्थानीय शासकों के सुल्तान के सहायक के रूप में मान्यता भी मिली हुई थी। तो कहते हैं सहायता करना हर क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण था। यहाँ पर जो है गवर्नर की सहायता करने के लिए बहुत से जो थे लोगों की नियुक्ति की जाती थी जो इस तरह की चीज़ों में सहायता किया करते थे, जैसे राय, राणा, रावत, राजा, इस सारे के सारे गवर्नर के कार्य में सहायता किया करते थे। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार। देखिए कहते हैं अगर प्रशासन अच्छे से चलाना है, अगर लोगों को जो है दिलों में राज करना है तो कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करना हर एक प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होता है, हर एक सरकार के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के इस बात का जो है बिल्कुल ही आभास था और इसलिए उसने जो है बाज़ार को जो है कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। कहते हैं बाज़ार कंट्रोल करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो वहाँ पर जो है रेट जो होगा वहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। और ऐसा ही आज देखा जाए आधुनिक युग में भी होता है। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत चीज़ें आप लोगों को कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। कहते हैं कोई चीज़ का रेट यहाँ पर कुछ और होगा, वहाँ पर कोई कुछ और ले रहा होगा, तो ये सिस्टम सही नहीं है। इससे जो है लोगों का विश्वास जो है घटता है सरकार के ऊपर भी और जिससे वस्तु खरीद रहे होते हैं उससे भी घटता है। कहते हैं वही रेट इसको महंगा बेच रहा है, वही रेट को वहाँ सस्ता बेच रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरकार को इस बात पे बहुत ही गौर करने की आवश्यकता है कि रेट के प्राइस पे जो है कंट्रोल करना जरूरी भी रहता है। तो यही बात जो है करके अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार सिस्टम को लागू करके किया। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार प्रशासनिक और सैन्य आवश्यकताओं के अनुकूल थे, क्योंकि जैसा समय था उस अनुसार जो है बाजार सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण था। मध्यकालीन शासकों का मानना था कि जीवन की आवश्यकताएं विशेष रूप से खाद्यान्न सभी देशवासियों को उचित कीमतों पर मुहैया कराया जाना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। परंतु कुछ शासक कुछ समय तक ही
कीमतों पर नियंत्रण रख सके। अलाउद्दीन खिलजी जो है कमाबोश ऐसा पहला शासक था जिसने कीमत नियंत्रण की समस्या पर जो है सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया। तो ये जनरल सी बात है, अच्छे अगर शासक है, अच्छा अगर प्रशासन चलाने वाला व्यक्ति है तो सबसे पहले जो है कंट्रोलों पर नियंत्रण ही करेगा, क्योंकि इसी से जो है हर लोगों की जीवन चलती है। कहते हैं अगर हम इन जो है कीमतों पर कंट्रोल ना करें तो लोगों को जो है बहुत ही कष्ट होती है। और शायद ये बात आज के राजनीतिक नेता नहीं जानते हैं। आज के राजनीतिक नेता तो सिर्फ एक ही कार्य जानते हैं, कुर्सी को प्राप्त करना। इसके लिए उनको जो भी बनता है वो करते हैं। तो ये बात सही नहीं भी है। यह बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की जो है परिपाटी से चलाई थी, क्योंकि दिल्ली पर जो है मंगोल की जीत के बाद वह विशाल सेना भर्ती करना चाहता था। यदि सेना पर बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती तो उसका सारा खजाना जल्दी ही समाप्त हो जाता। इसलिए सुल्तान चाहता था कि खर्च पर जो है विशाल सेना की भर्ती करें, यानी देखा जाए तो उसी खर्च पे जो है विशाल सेना की भर्ती करें। और इससे कैसे जो है मिल सकता है राहत, जब जो है प्राइसों में कंट्रोल होगा, तभी जो है इतना विशाल सेना को रखना संभव भी होगा। बाजार सुधारों के चलते कम कीमतों के जो भी कारण रहे हों, विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था पर सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि बाजार नियंत्रण का जो है अनुपालन सख्ती से किया जा सके। तो जरूरी भी है, सख्ती बढ़ती जाएगी तभी जो है प्रशासन भी अच्छे से चलेगा। कहते अलाउद्दीन ने अनाजों से लेकर कपड़ा, दासों और मवेशी आदि तक सभी वस्तुओं का जो है कीमत निर्धारित कर दी थी। उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए। पहला बाजार खदानों के लिए था, दूसरा बाजार सभी प्रकार के कपड़े और महंगी वस्तुएं जैसे चीनी, घी, तेल और मेवे आदि के लिए हुआ करता था, और तीसरा जो होता था वो बाजार घोड़े, दासों और मवेशियों के लिए रखा गया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने 3 तरह के जो है बाजार की व्यवस्था किया था। कहते खाने की वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन ने न सिर्फ गांवों से अनाजों की आपूर्ति करने और अनाज व्यापारियों द्वारा शहरों तक इसको ले जाने, बल्कि नागरिकों को इसकी उचित वितरण करने पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश की गई। सुल्तान द्वारा निर्धारित की गई कीमत का सख्ती से पालन किया जाए, इसके लिए अनेक उपाय भी किए गए थे। एक अधिकारी जिसको सोहना जो है बाजार का प्रभावी था, जिसका कार्य यह देखना था कि कोई शाही फरमानों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा था। कहते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। कहते हैं कोई रूल रेगुलेशन सरकार तो लागू कर देते हैं, लेकिन ये रूल रेगुलेशन हर क्षेत्र में कामयाब नहीं होते हैं। आपको पता होगा कि शराबबंदी कई राज्यों में थी, लेकिन वहाँ पर धड़ल्ले शराब चल रही होती है, तो इसका मतलब है वहाँ पर सख्ती से उसका उपयोग नहीं किया गया। कई क्षेत्रों में जो था लिफाफे पॉलीथीन बैन थे, लेकिन उस क्षेत्र में अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ धड़ल्ले से जो है इस चीज़ों का जो है खुलेआम प्रयोग हो रहा है। तो कहते हैं सरकार सिर्फ एक काम जानती है, रूल रेगुलेशन बना देना, लेकिन सख्ती उस पर नहीं करती है। सख्ती तो वह तब करती है जब जो है वहाँ पर खजाना खाली हो जाता है। जैसे ही खजाना खाली हो जाता है वो सख्ती करने लग जाते हैं, और इस सख्ती के कारण क्या होता है, एक आम बंदा भी घून की तरह पिस जाता है। ये देखने को भी हमें मिला। कहते हैं लिफाफे बंद कर दिए गए थे तो सभी लोगों ने लिफाफा छोड़ दिया था, अखबार के जो है बना के यूज़ किया करते थे। लेकिन सरकार जब ढीली पड़ गई तो लोगों ने भी जो है लिफाफा खरीदने लग गए। लेकिन जैसे सरकार के जेब में पैसा कम हो गया 1 साल के बाद, दोबारा से उसने सख्ती कर दिया। और कहते हैं एक गरीब बेचारे के पास जो था एक लिफाफा सिर्फ मिला तो उसको 1000 रुपये का पत्ता काट दिया गया। तो समझ सकते हो कि सरकार सिर्फ अपना जो है खजाना भरने के फिराक में रहती है, ठीक है, जनता की भलाई नहीं करती है। कहते हैं जो चीज़ गलत है वो सदैव ही गलत ही होती है, वो कभी सही नहीं हो सकती है। अगर सरकार ने विचार किया है कि लिफाफा गलत है तो गलत है, ठीक है। सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि शराब जो है गलत है, इससे लोगों के घर टूटते हैं, तो शराब को जो है इस पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित है। लेकिन सुनिश्चित तब होगा जब उसको कड़ाई से जो है अनुपालन किया जाएगा। ये नहीं कि इस राज्य में तो खुला हुआ है, उस राज्य में बंद है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला किसी को भी नहीं है, क्योंकि उस राज्य में है तो उसको वहाँ से यहाँ लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो सरकार को इन चीज़ों पे जो है सख्ती अपनाने की आवश्यकता है। कहते हैं जो चीज़ें लोक कल्याण के लिए सही नहीं है उसको जो है सही नहीं माना जा सकता है। तो यही बात यहाँ पर जो है लागू किया गया कि
जिस जासूसों की नियुक्ति की गई, सभी जगह लोगों को लगाया गया कि कोई जो है सरकार के फरमान को जो है उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है बात सुल्तान ने निर्धारित किया। कहते हैं बरीदो यानी जो है गुप्तचर अधिकारी और जो है मुनहियान जासूसों की नियुक्ति भी की गई जाती थी। ये देखिए काफ़ी अच्छे प्रशासन का सबसे अच्छा निशानी होता है कि जो चीज़ हमने लागू किया है क्या वो सख्ती से पालन हो रहा है। इसके जांच पड़ताल करने के लिए गुप्तचर और जासूसों की नियुक्ति करना सबसे अच्छा प्रशासन की जो है बुद्धिमत्ता है। अलाउद्दीन ने यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश की कि सरकार के पास खजानों का उचित भंडार रहे ताकि व्यापारी जो है बनावटी कमी जो है बात बताकर कीमतों में वृद्धि न कर दे अथवा लाभ कमा ले। ये बहुत भी ज़रूरी है। आप देखोगे हमारे जो है अभी के समय में बनावट चीज़ों की तो कहते हैं ना एक लाइन सी लगी हुई है। तो मैं एक ही बात जानता हूँ, अगर बनावटी चीज़ आ रही है, मिलावटी चीज़ आ रही है और गलत चीज़ें आ रही है बाज़ार में, तो सरकार क्या सोई हुई है? सरकार को हम लोग जिताते इसलिए हैं कि सरकार हर चीज़ पे नियंत्रण रख के हर चीज़ों को सुव्यवस्थित करे। हम एक अकेला नागरिक क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रशासन अगर एक बार उंगली उठाएगा तो सारे सिस्टम बदल जाएगा। तो प्रशासन को इस बात पर गौर करने की आवश्यकता होती है कि बाज़ार में आखिर मिलावटी चीज़ें क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। कोई कंपनी ही भेज रही है तो उस कंपनी को ब्लॉक करो, उस पर ताला लगाओ। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है क्योंकि उन कंपनियों से उनको इलेक्शन में अच्छा खासा पैसे मिलते हैं। तभी तो आप देखते हो इलेक्शन में करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। तो वो आती कहाँ से है? इन्हीं बड़े बड़े लोगों से आती है। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है क्योंकि हम जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपने देखा भी होगा कई जगह टीवियों में भी दिखाते हैं कि आज दूध के जगह यूरिया यूज़ किया जा रहा है। तो ये देखिए कि कोई मासूम बच्चा उसको पी रहा होगा तो उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे अच्छा कोई सोच नहीं सकता। और उस समय आपको प्रशासन को ही कोसोगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि प्रशासन इन चीज़ों पे सख्ती बरते जिससे कि है डुप्लीकेट जो है सामान जो है मार्केट में न आए और इससे किसी का जीवन नष्ट न हो पाए। तो इसी बात पे यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खलजी ने भी बहुत ही समझदारी का परिचय दिया। कहते हैं दिल्ली और कहते हैं छैन राजस्थान के अन्य भंडार की स्थापना भी की गई और गांव से शहर में खाद्यान्नों को लाने वाले बाजारों अथवा जो करवानियों को अपना एक निकाय बनाने के लिए भी कहा गया था। उन्हें अपने परिवार के साथ यमुना नदी के तटों पर बसाना था और उनकी निगरानी करने के लिए एक अधिकारी सेना की नियुक्ति की गई थी। बाजारों को नियमित रूप से उद्यानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए थे। सभी खाद्यान्नों को जो है बाजार मंडियों में लाया जाता था और उन्हें सरकारी कीमत पर ही बेचा जाता था। कपड़े, मेवे, घी आदि वाले दूसरे वस्तु को जो है सराय या अदल कहते थे। यानी दूसरा जो था बाजार प्रणाली थी। देश के कोने कोने से और विदेश से लाए गए सभी कपड़े यहाँ लाया जाता था, उन्हें एकत्र किया जाता था और इसे बाजार में सरकारी दरों पर ही बेचा जाता था। अब देखिए कितना इसने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि सरकारी दरों पर बेचना। तो इसका मतलब है कि सस्ती ही होगी क्योंकि सरकार हमेशा जो है सस्ती चीज़ों के दाम ही देती है। सभी वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यापारियों का जो है पंजीकरण भी किया जाता था और उनसे इस बारे में जो है दस्तावेज भी लिया जाता था कि वह वस्तुओं को निर्धारित मात्रा प्रत्येक वर्ष सराय या अदल के रूप में लायक करेंगे। और विदेशी सहित दूर दूर से वस्तुओं को लाने वाले व्यापारियों को इस शर्त पर अग्रिम राशि दी गई कि वह मध्यस्थों को अपना माल नहीं बेचेंगे। कहते हैं महंगी वस्तुओं के लिए अधिकारी अमीरों, मालिकों आदि को उनकी आय के अनुसार इस महंगी वस्तु खरीदने के लिए परमिट यानी अनुमति जारी करता था। और यह इसलिए भी किया जाता था ताकि इस महंगे उत्पादों को काले बाजारी को रोका जा सके। कहते हैं हर समय काला बाजारी थी लेकिन अच्छे प्रशासन के वजह कारण जो है काला बाजारी रोका भी जा सकता है। तो कहते हैं प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति को इन सब बातों को जो है पुण्य अध्ययन करना चाहिए और समझना चाहिए कि जितना हो सके काला बाजारी को जो है रोकना उनका दायित्व है। तीसरे बाजार में जो था घोड़े, मवेशियों और दासों की खरीद फरोख्त होती थी। यानी इसमें तीसरी तरह के मार्केट में जो होती थी घोड़ा, मवेशी और दासों के भी खरीद फरोख्त होती थी। उचित कीमतों पर अच्छे किस्म के घोड़े की आपूर्ति सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था।
अलाउद्दीन ने शक्तिशाली मध्यस्थ अथवा दलालों को हटा दिया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, किसी ने मध्यस्थ और दलालों को हटा देना, इससे जो है कुछ चीज़ें सस्ती आती हैं। यह निर्णय लिया गया था कि सरकार घोड़े की कीमत और कीमतों निर्धारित करेगी और इसी प्रकार दास, लड़के और लड़कियां तथा मवेशियों की कीमत भी निर्धारित की गई थी। अब सोच में पड़ गए होंगे कि यहाँ पर लड़कों और लड़कियों के भी जो है खरीद होता था। तो इसमें दोस्तों कोई दो राय नहीं है, पुराने समय में ये सारे कुछ होता था, ठीक है, क्योंकि आपने जाना होगा कि पुराने समय का इतिहास कुछ इसी प्रकार था। तभी तो हमने जो गुलाम वंश पढ़ा था, गुलाम वंश इसी प्रकार के उदाहरणों का जो है एक संकेत था, जहाँ पर जो है इतने इतने बड़े राजा जो थे खरीद के लाए गए थे और उसको गुलाम बना के रखा गया था, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस समय दास, लड़के और लड़कियों को खरीदा जाता था और मवेशियों की कीमत भी निर्धारित की गई थी। लेकिन यह सुधार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। कहते हैं अच्छी चीज़ें कभी चलती नहीं हैं, लेकिन बुरी चीज़ें सदैव चलती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहते हैं अपने समय काल में उसने बहुत ही अच्छा प्रशासन चलाने की कोशिश किया। जो कोशिश करते हैं कहते हैं उनका ही नाम सदैव बना रहता है। हमारे समक्ष जो आया है मुगल कालीन प्रशासनिक ढांचा। देखिए मुगल कालीन प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार थी ये जानेंगे तो हमें काफ़ी जो है बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि मुगल कालीन प्रशासनिक जो ढांचा थी वो किस प्रकार थी और किसको क्या नाम से जाना जाता है, ये जब पूरा आप बात समझिएगा तो आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। कहते हैं अगर देखा जाए तो मुगलों ने सल्तनत और शेर शाह की प्रशासनिक प्रणाली कई विशेषता बनाई रखी। शेर शाह के प्रशासन काल में प्रांगण गांवों का समूह होता था और सरकार प्रांगणों का समूह होता था, और सरकारों के समूह के कुछ कुछ सूबों अथवा प्रांतों जैसे थे कि प्रशासनिक कार्य को विशिष्ट अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया था। हर एक सरकार या प्रांगण या सूबा एक किसी न किसी अधिकारियों के नियंत्रण में रखना स्वाभाविक बात है, नहीं तो कहते हैं यहाँ पर विद्रोह होना एक लाजमी थी। मुगलों ने कई नई क्षेत्रीय इकाई बनाई जिससे सूबा कहा जाता था, और जागीर और मानसब प्रणाली की संस्थाओं को भी मुगलों द्वारा ही आरंभ की गई थी। यदि हम यहाँ पर देखें मुगल कालीन के समय केंद्रीय प्रशासन का क्या विशेषता थी, तो ये जान के आपको हैरानी होगी कि सबसे पहला जो स्थान होता था उस समय सम्राट का होता था। कहते सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च प्रधान हुआ करता था और उसके नियंत्रण में सभी सैन्य और न्यायिक शक्तियाँ होती थी, ठीक है। मुगल प्रशासन में सभी प्रकार की अपनी शक्तियों और स्थिति के लिए सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। सम्राट को यह अधिकार था कि वह अपनी इच्छा शक्ति से अधिकारियों को नियुक्ति भी करता था और उनकी पदोन्नति भी कर सकता था और उन्हें हटाया भी जा सकता था। सम्राट पर जो है स्थानगत अथवा अन्यथा कोई दबाव नहीं होती थी जिसको करने में वो सक्षम नहीं रहता था। सम्राट अपने कार्य सुगमता से कर सके इसके लिए कुछ विभाग भी बनाए गए थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आगे जो हमारा टॉपिक है, मुगल साम्राज्य में जो है वकील और वजीर की क्या पोजीशन थी। कहा जाए तो वजारत और वकीलत दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जा सकता था का स्थान दिल्ली सल्तनत के दौरान भी कुछ रूपों में मौजूद था। वजीर का पद दिल्ली सल्तनत में अफगान शासकों के काल में काफ़ी उत्कृष्ट स्थिति खो चुका था, यानी अपनी उच्चतम स्थिति को खो दिया था और वजीर के पदों के मुगलों ने फिर चालू किया। बाबर हुमायूं के वजीर अत्यधिक शक्तिशाली हुआ करते थे। अकबर के मंत्री बैरम खां जो 1556 से 60 के काल में वकील वजीर की असीमित शक्तियां प्राप्त थी। आप समझ सकते हो कि इस समय जो है बैरम खान को काफ़ी शक्तियां मिली हुई थी और वह पूरा ही जो है मुगल साम्राज्य को देखभाल करता था। अकबर ने वजीर की शक्तियों को कम करने के लिए बाद में उसे वित्तीय शक्तियां छीन ली थी और इससे वजीर की शक्तियों को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि जब अकबर स्वयं ही सक्षम हो गया था तो उसने वजीर की सारी शक्तियों को छीन लिया था और अपने नियंत्रण में कर लिया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है दीवाने कुल। देखिए दीवाने कुल क्या था। दीवाने कुल मुख्य दीवान था और यह राजस्व और वित्त के लिए उत्तरदायी था। अकबर ने दीवान को राजस्व शक्ति सौंप कर दीवान के कार्यकाल को मजबूती प्रदान किया था। दीवान सभी विभागों के सभी देन तथा भुगतानों को जांच एवं निरीक्षण करता था और प्रांतीय दीवानों के जो है देख रेख भी किया करता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात है मीर बख्शी। आखिर मीर बख्शी कौन होते थे। मीर बख्शी सेना के प्रशासन के संबंधित सभी मामलों को देखा करते थे। मान सेवादार की नियुक्तियों के आदेश था, उनके वेतन के कागजातों को जो है समर्थन प्रदान करता था और उन्हें स्वीकृति भी प्रदान करता था। वह इस बात पर जो है सख्ती से निगरानी रखता था
कि महासौदारों द्वारा शस्त्रों को और युद्ध सामग्री का उचित रखरखाव किया जा रहा है। सेवा मांगने वाले नए सदस्यों की जो है सम्राट के सामने मीर बख्शी द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण पद था। उसके पश्चात था सदर उस सदर यानी सदर उस सदर पुरोहित संबंधी विभाग का मुखिया था। उसका मुख्य कार्य शरीयतों के कानूनों की रक्षा करनी थी। सदर का कार्य योग्य व्यक्ति और धार्मिक संस्थाओं के भत्ते और वजीफे बांटा करता था। अकबर के शासन काल के पहले 25 वर्ष के दौरान इसने इस कार्य को जो है अत्यधिक आकर्षक बना दिया था और 1580 में जो महजर की घोषणा ने इसको अधिकार सीमित कर दिए थे। यानी 1580 के दशक में जो था इसकी शक्तियाँ बिल्कुल सीमित हो गई थी और महजर के अनुसार धार्मिक विद्वानों के विचारों में काफ़ी मतभेद होने पर अकबर का विचार मान्य होता था। यह अधिकारी धार्मिक और जो है धर्मार्थ उद्देश्य के लिए दी जाने वाली राष्ट्रीय मुक्त जो अनुदानों के मामले का भी निर्धारण किया करते थे। बाद में राष्ट्रीय मुक्त अनुदान प्रदान करने के लिए भी सदर के अधिकारों पर जो है अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। उसके पश्चात कहते हैं मुहतसिब जो है लोक आचरण नियंत्रक होता था कि नियुक्ति आचार संहिता नियमावलियों के सामान्य अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की जाती थी और यह वजन माप की जो जांच करता था और उचित कीमत आदि को लागू भी करता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात है मीर सामा। देखिए मीर सामा क्या था? कहते हैं मीर सामा शाही कारखानों का प्रभावी अधिकारी था और उसकी शाही परिवार के लिए सभी प्रकार की खरीदारी करना उसके भंडारण की जिम्मेदारी थी। वो शाही परिवार के उपयोग हेतु विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर भी निगरानी रखता था। यानी सारे कार्य शाही परिवार को देख रेख करना मीर सामा के अंतर्गत ही निहित थी। इसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रांतीय प्रशासन। देखिए प्रांतीय प्रशासन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखा जाए तो अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 प्रांतों अथवा सूबों में विभाजित कर दिया था। यानी 12 सूबों में विभाजित करना उसकी सबसे बड़ी जो थी इम्पोर्टेंट थी। कहते ये प्रांत इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल और दिल्ली, काबुल, लाहौर और मलवा और सुल्तान, कहते मुल्तान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। बाद में अहमदनगर, बरार और खड़ादेश के सम्मिलित कर लिया गया। यानी बाद में इन 2-3 जो है सूबे को जो है सम्मिलित किया गया, लेकिन ये 12 सूबे जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ ही प्रांतों की संख्या भी बढ़कर 20 हो गई, क्योंकि जितने जो है अकबर ने जीत हासिल किया उतने जो है इसने बढ़ाते ही चला गया। प्रत्येक सूबा सूबेदार अथवा प्रांतीय गवर्नर के अधीन हुआ करता था। यानी देखा जाए तो अकबर ने हर क्षेत्र में एक सूबा के अंतर्गत एक सूबेदार नियुक्त करता था और एक गवर्नर। ये सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते थे और सूबेदार प्रांत का प्रधान होता था तथा वह सामान्य कानून और व्यवस्था को जो है मेंटेनेंस किया करता था। उस क्षेत्र का जो है रूल रेगुलेशन को जो है बनाए रखना जो है इनके जो है महत्वपूर्ण कार्य हुआ करते थे। वह कृषि, व्यापार और वाणिज्य के बढ़ावा दिया करता था और राज्य का राजस्व भी बढ़ाया करता था। वह विद्रोहियों का दमन करता और अभियानों को के लिए जो है सेना मुहैया कराना इसका दायित्व होता था। सूबे में राजस्व विभाग का प्रमुख दीवान होता था। उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी और वह स्वतंत्र अधिकारी होता था। उसे सूबे में राजस्व संग्रह का कार्य भी देखना पड़ता था और वह सभी व्यय का लेखा जोखा भी रखता था। यानी देखा जाए तो दीवान का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य प्रणाली थी। उससे आशा की जाती थी कि वह खेती योग्य भूमि भी बढ़ाएगा और कई बार उसे कार्यालय से जो किसानों की अग्रिम ऋण भी दिया जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। प्रांत के बख्शी द्वारा भी वही कार्य किए जाते थे जो केंद्र में मीर बख्शी द्वारा किए जाते थे। इसकी नियुक्ति मीर बख्शी के सिफारिशों पर शाही दरबार द्वारा की जाती थी। वह सूबे के जो है मानसवादों द्वारा जो है देख रेख की जा रहे घोड़े और सिपाहियों की जांच और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार था। वह जो है मानसवादारों और तथा सिपाहियों दोनों के वेतन बिल जारी करता था और अक्सर इसका कार्यालय जो था वह किसी कार्य ने जुड़ा होता था। इसके हैसियत से जो है उसका कार्य था कि वह अपने प्रांत की घटनाओं के बारे में सूचना दी। प्रांतीय स्तर पर केंद्रीय सदर और सदर असुदार के प्रतिनिधित्व के सदर कहते थे और यह उन लोगों के कल्याण के लिए जिम्मेदार था जो धार्मिक गतिविधियों और शिक्षा के कार्य में लगे हुए करते थे और वह न्याय विभाग का भी कार्य करते थे और इस हैसियत से वे काजियों के कार्य के भी देख रेख किया करते थे। कहते हैं कुछ अन्य अधिकारी भी थे जिनकी नियुक्तियां प्रांतीय स्तर पर की जाती थी, जैसे दुर्गाए डाक
यानी दरोगाई या डाक बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने जो कि संचार माध्यम के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता था। और वह डाक वाहकों यानी मेरवाड़ा के माध्यम से दरबार में पत्र पहुंचाया किया करता था। यानी जो जो डाक वाहक होते थे उस समय जो है मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। कहते बकाया निविस और जो है बकाया नियागार की नियुक्ति सम्राट के सीधे रिपोर्ट भेजने के लिए की जाती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और महत्वपूर्ण तो आगे का टॉपिक भी जो है लोकल जो गवर्नमेंट है। चलिए देखते हैं लोकल गवर्नमेंट में क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, स्थानीय प्रशासन। देखिए स्थानीय प्रशासन जो है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत है कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक जो स्थानीय प्रशासन किस प्रकार की थी। कहते हैं प्रांत अथवा सूबे सरकारों में विभाजित हुआ करती थी। यानी देखा जाए तो प्रांत अथवा सूबे सरकारों में विभाजित होते थे और सरकारों को प्रागणों में बांटा गया था और गांव प्रशासन की जो लघुत्तम इकाई के रूप में थी। सरकार सतह पर दो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, फौजदार और अमलगुजार। यानी फौजदार अमलगुजार दो प्रमुख सरकारी सतह पर अधिकारी हुआ करते थे। कहते हैं फौजदार की नियुक्ति शाही आदेश द्वारा होती थी। फौजदार की नियुक्ति किसके द्वारा होती थी दोस्तों? किसके द्वारा? शाही आदेश के द्वारा, यानी राजा के द्वारा नियुक्ति होती थी। कभी कभी एक सरकार में कई फौजदार भी होते थे। कभी कभी इनकी क्षेत्राधिकार दो सरकारों में होते थे, जबकि वे दोनों अलग अलग सूबे में के होते थे। फौजदारी एक प्रशासनिक प्रभाग होता था जहां सरकार की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रभाग होता था। फौजदार का मुख्य कार्य अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना होता था और वह अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था संबंधी जो समस्याओं का निवारण भी किया करता था और आवश्यकता पड़ने पर सेना तथा समय पर राजस्व एकत्र करने में सहायता भी दिया करता था। अमलगुजार अथवा अमील राजस्व संग्रह होता था और उसका कार्य राजस्व का मूल्यांकन करना और राजस्व संग्रह करके देख रेख करना मुख्य दायित्व था। उसे आशा की जाती थी कि वह खेती योग्य जो है भूमि को बढ़ाए और किसानों को जो है सुरक्षा से राजस्व का भुगतान करने के लिए प्रेरित करेगा। वह सभी लेखा जोखा रखता था और प्रांतीय दीवान को प्रतिदिन प्राप्ति और व्यय की रिपोर्ट भी भेजा किया करता था। प्रगना स्तर पर जो है सिकदार जो है कार्यपालक अधिकारी होता था और वह राजस्व संग्रह के कार्य में अमीलों की सहायता भी किया करता था। अमील प्रगणन स्तर पर जो है राजस्व संग्रह का कार्य देखते थे और जो कानून नागो प्रगणनों में जो है भूमि संबंधित सभी रिकॉर्ड भी रखा जाता था। कहते हैं मुख्यतः शहरों में जो है कोतवालों की नियुक्ति शाही सरकार द्वारा की जाती थी तथा वहाँ कानून और व्यवस्था को काफ़ी प्रभावी बनाया जाता था। वह शहर में आने वाले, शहर से बाहर जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड भी रखने के लिए रजिस्टर रखता था। कहते हैं मुकद्दम गांव का मुखिया होता था और पटवारी गांव के राजस्व रिकॉर्ड भी रखता था। वो अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा राजस्व संग्रह में जिम्मेदारियों को की जो है सेवा भी लेते थे। किलों की रखवाली जो है किलेदार नामक अधिकारी करता था और वह किले के सामान्य प्रशासन तथा उसकी जागीर में दिए गए क्षेत्रों का प्रभारी भी होता था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। कहते हैं उसके बाद था पतन, यानी प्रशासन प्रणाली अधिकारी से मुक्त था। यानी पतन जो होता था प्रशासन प्रांतीय अधिकारी से बिल्कुल मुक्त होता था और पतन के गवर्नर को जो है मुतसद्दी कहते थे, जिसकी नियुक्ति सीधे सम्राट द्वारा की जाती थी और मुतसद्दी माल पर कर एकत्र करता था और वह सीमा शुल्क कार्यालय की देख रेख करता था। तो वह पतन की जो है टकसाल की देख रेख भी इसी के द्वारा किया जाता था। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मुगल प्रशासनिक संस्थाएं। देखिए मुगल प्रशासनिक संस्थाएं दो प्रकार की थी। पहला जो हमारा था मानसव प्रणाली। तो मानसव प्रणाली के अंतर्गत क्या था ये जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मानसव प्रणाली कई बार एग्जाम में आ भी जाता है, तो आपको इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कहते हैं मानसव प्रणाली भारत में मुगलों की प्रशासन काल में मानसव और जागीरदार प्रणाली के आरंभ के अंत तक प्रचलित थी। यानी देखा जाए तो मुगलों ने शुरू से लेकर अंत तक जो है मानसव प्रणाली को जो है बनाए रखा था। भारत में मुगलों द्वारा तैयार की गई मानसवधारी अद्वितीय प्रणाली थी। कुछ हेर फेर के अकबर द्वारा चलाई गई थी और मानसव प्रणाली सैन्य और नागरिक प्रशासनों का भी आधार हुआ करता था। मानसव शब्द का अर्थ होता है हैसियत या पद से। यानी मानसव से मतलब समझ गए होंगे कि ये पोस्ट से होती है कि क्या हैसियत है, क्या आपको पद मिला हुआ है। जिस व्यक्ति के मानसव प्रदान किया जाता था उसे शाही तंत्र में उसकी हैसियत और वेतन दोनों का निर्धारण होता था।
मंसौदार द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या भी इससे निर्धारित होता था। यह प्रणाली अभिजात वर्गों को पद के कारागार के सरल बनाने तथा उनके वेतन का निर्धारण करने तथा उनके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का निर्धारण करने के लिए तैयार की गई थी। यानी देखा जाए तो हमारी प्रणाली जो थी घोड़ा की संख्या और जो है उसके वेतन देने की एक प्रणाली थी। यदि मानसौदार प्रणाली पदों की संख्या में व्यक्त किया जाता था तो कैसे अबुल फजल बताता है कि अकबर ने मानसौदार की संख्या जो थी 66 श्रेणी स्थापित की थी। यानी मानसौदार की संख्या जो थी 66 श्रेणियों में स्थापित की थी, जिनकी सीमा 10 घुड़सवार कमांडर से 10,000 घुड़सवारों तक थी। यद्यपि उसने 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया था। आरंभ में एक संख्या पद वैश्विक वेतन और मंसौदार के सैन्य दल की संख्या को भी निरूपित करती थी। बाद में मंसौदार का पद 2 संख्याएं जात और सवार को सूचित करने वाली बन गई। जात कर्मचारियों की व्यक्तिगत पदों की दर्शाता था और सवार मंसौदार द्वारा रखी जाने वाली सेना के आकार को दर्शाता था। कहते सैन्य दल की संख्या के आधार पर मंसौदार को 3 श्रेणियों में रखा गया था और इसकी कैलकुलेशन देखना भी आपके लिए बहुत दिलचस्प रहेगा। इसके लिए आइए उदाहरण देखें। कहते अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो जिसके पास अगर कहते हैं 7,000 जात और 7,000 सवार होते थे तो इसको 7,000 बटा 7,000 के पद थे। यानी प्रथम श्रेणी में जात और सवार के पद जो है बराबर, यानी 7,000 से 7,000 थे जो कि बराबर पद में थे। दूसरी श्रेणी में 7,000 पद के जात से कम थे, लेकिन जात पद के आधे अथवा 50% के सामान्य थे। जैसे देखिए 7,000 बटा 4,000, तो ये दूसरे श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरी श्रेणी की हम बात करें तो सवेदार पद जात पद के 50% ही होता था, लेकिन कहते हैं 7,000 से बटा 3,000 से कम थे और इस प्रकार सवेदार पद तो जात के बराबर थे या उससे कम भी हुआ करते थे। सवार पद ज़्यादा होने पर भी शाही तंत्र में जो है मंसौदार की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यह जात के पद से ही निर्धारित होता था। यानी देखिए यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो जात के पद से ही निर्धारित होता था कि उसको कितना वेतन दिया जाएगा। यानी सवार का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं था। तो इसलिए जो है सवार का जो संख्या आपने देखा है घटता ही गया है, लेकिन आपने देखा यहाँ पर कि जो जात है उसकी संख्या नहीं घटी। तो इससे आप समझ सकते हो कि सभी जो जितने भी मंसौदार होते थे वो जो है जात रखा करते थे, यानी जात का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता था। लेकिन सवार जो थे घटा भी सकते थे और बढ़ा भी सकते थे। तो ये काफ़ी जो है अच्छा दिलचस्प बात थी। यहाँ पर सवार पर ज़्यादा होने पर भी कोई असर नहीं पड़ता था इनको, और यह जात के पद से ही निर्धारित होती थी कि इस उदाहरण के लिए अगर 4,000 जात है और 2,000 सवार रखने वाले मंसौदार पद को जो है 3,000 जात और 3,000 सवार रखने वाले मंसौदार के पद के ऊंचा होता था। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण थी। लेकिन इस नियम में कुछ जो है अपवाद भी थे, विशेष रूप से जब कोई मंसौदार विद्रोही के बीच समस्याएं वाले क्षेत्र में कार्य करता था। ऐसे मामले में राज्य अक्सर जात पद में परिवर्तन किए बिना सवार पद में वृद्धि करता था। कभी कभी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी अस्थायी अवधि के लिए सवार पद में वृद्धि भी कर दी जाती थी। जहांगीर ने सवार पद में एक नई व्यवस्था आरंभ किया था और इस प्रावधान के अनुसार चुने हुए मंसौदार के मामलों में सवार पद को 2 जो है अफवाह के और जो है सी अफवाह कहा जा गया, और इस भाग के लिए जो है प्रति सवार उसी दर पर यानी 8,000 दाम प्रति सवार के अतिरिक्त भुगतान की स्वीकृति प्रदान भी की गई। यदि सवार पद 4,000 है जिसमें से 1,000 दो अफवाह और जो है सी अफवाह होते थे, इस सवार का वेतन अगर देखिए 3,000 गुना 8,000 प्लस 1,000 गुना 8,000 गुना 2 है, तो इसका मतलब जो है उसका जो कीमत निर्धारित की जाएगी वो 4 करोड़ के पास होगी, यानी 4 करोड़ होगी। दाम प्रकृत किया जाता था। अधू अफवाह और सी अफवाह के बिना 4,000 सवार का वेतन जो होती थी वो 4,000 गुना 8,000 यानी 3 करोड़ 20 लाख होती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इस प्रकार मंसौदार के जो है 2 अफवाह और सी अफवाह श्रेणी के दुगने सवार रखने पड़ते थे और इसके लिए भुगतान भी किया जाता था। जहांगीर ने शायद यह व्यवस्था अपने विश्वास पात्र अभिजात वर्ग को बढ़ावा देने और उनके सैन्य रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए किया होगा, और इस व्यवस्था को वह अपने जात पद में कोई परिवर्तन किए बिना उसके अभिजात वर्गों की सेना में बढ़ोतरी कर सका।
अपने जात पद में कोई वृद्धि करने से न सिर्फ अन्य अभिजात वर्गों की ईर्ष्या होगी, बल्कि राजकोष पर भी इसका काफी भार भी बढ़ेगा। शाहजहां ने जमा अनुमानित आय और हासिल वास्तविक प्राप्त के बीच के अंतर को जो है पूरा करने के लिए मानसौदारी प्रणाली में मासिक जो है वेतनमान आरंभ किया था। कहते हैं अक्सर मानसौदारों की सौंपी गई राजस्व उगाने वाली जागीरदारों के रूप में भुगतान किया जाता था। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि एक वर्ष के दौरान जागीर से होने वाली संभावित आय यानी जमा के आधार पर परिकलित किया जाता था। यह देखा गया था कि वास्तविक राजस्व संग्रह यानी हाइस अनुमानित आय से हमेशा ही कम हुआ करता था। ऐसी स्थिति में जो है मानसौदार के वेतन का निर्धारण मासिक वेतनमान विधि से किया जाता था। यदि किसी जागीर से सिर्फ आधा राशि हासिल होता था तो यह छमाह यानी छमाही कहलाता था। यदि इससे केवल एक चौथाई प्राप्त होता था इसे जो है सिमाह यानी तिमाही कहते थे। मासिक वेतनमान नगद वेतनों पर लागू होता था। स्वीकृति वेतन में भी कटौती की जा सकती थी। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मानसौदारों को बिना उसके दावे की राशि में कमी किए सवार पद की स्वीकृति संख्या के 1/5 और 1/3 रखने की मंजूरी दी गई थी। औरंगजेब ने इस सभी परिवर्तनों को जारी रखा तथा मशरूत यानी जो है सतवर्त नामक नया पद जो है सृजित किया। यह मानसौदार के सवार पद में अस्थायी रूप से वृद्धि करने का प्रयास था। औरंगजेब ने शाही अस्तबलों में जो है पशुओं के चारे पर आने वाली लागत को भी पूरा करने के लिए खुराक ए दावत नामक एक और कटौती भी की थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक थी जिसको आपको समझ में आ ही गया होगा और आपको पता भी लग गया होगा कि कैसे इसको कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में 100% है कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बने हुए, क्योंकि ये अगर आपके सिलेबस में है तो आने के चांसेस रहेगा। अब हम देखते हैं जागीर प्रणाली क्या है। चलिए, जागीर प्रणाली के अंतर्गत कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है जागीर प्रणाली और ये जो है एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट रखता है। कहते हैं मुगलों के शासनकाल में राज्यों को अपनी सेवा देने वाले अभिजात वर्गों को किसी विशेष क्षेत्र का राष्ट्र सौंपने की प्रणाली को जारी रखा गया था। मुगल काल में जो क्षेत्र सौंपा जाता था वह जागीर और जिस व्यक्ति को यह सौंपा जाता था उसे जागीरदार कहते थे। तो समझ गए होंगे कि मुगल काल में जो क्षेत्र सौंपा जाता था उसे जागीर कहते थे और जिसको सौंपा जाता था उसको जागीरदार कहते थे। अकबर के शासनकाल में विकसित मानसौदारी प्रणाली में जागीर अभिन्न हिस्सा थी और अकबर के उत्तराधिकारियों ने अपने अपने शासनकाल के दौरान इस प्रणाली में अनेक परिवर्तन किए। अकबर के शासनकाल में समग्र क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक तो जो था खालिस और दूसरा जो था जागीर। इसे पहले भाग से प्राप्त होने वाले राजस्व शाही खजाने में जमा किया जाता था और जागीरदारों को नगद वेतन के बदले उन्हें जागीरें सौंपी गई थी। मानसौदार के वेतन की हकदारी उनके जात और सवार के पदों के आधार पर आंकी जाती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। वेतन का भुगतान नगद और जागीर के रूप में किया जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय पद्धति अपनाई गई थी। जागीर के रूप में किए जाने भुगतान के प्राथमिकता दी जाती थी। यदि भुगतान जागीर देकर किया जाता था तो केंद्रीय दीवान का कार्यकाल उन प्रांगणों का पता लगाता था कि जमा का कुल जोड़ मानसौदार के वेतन के दावे के बराबर था। यदि रिकॉर्ड की गई जमा जागीरदारों के वेतन दावे से अधिक होता था तो जागीरदार को शेष राशि केंद्रीय खजाने में जमा करानी पड़ती थी और दूसरी ओर ये वेतन दावे से कम होता था तो कम होने वाली राशि खजाने से पूरी की जाती थी। तो समझ सकते हो कि उस समय जो था मानसौदारों को जो ये अधिकार दी गई थी कि आप जो है राजस्व इकट्ठा कर सकते हो और अपना जो है इसको लगा सकते हो। अगर वो अधिक है तो आपको जो है राज्य खजाने में जमा करना पड़ेगा, अगर कम है तो राज्य खजाने से आपको उसकी भुगतान की जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रणाली थी और इस प्रणाली से ये काफ़ी होता था कि इसमें घोड़ा उड़ा के जो होता था उसको रख रखाव के लिए जो है राज्य को इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो पद्धति थी। हालांकि कोई भी सौंपी जाने वाली जागीर अस्थायी अथवा वंशागत नहीं होती थी, यानी स्थायी नहीं होती थी, न वंशागत होती थी। ये जो था राजा के अनुयायी पे डिपेंड करता था। सम्राट किसी भी समय जागीर को एक भाग अथवा संपूर्ण जागीर को अपने अधिकार के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित कर सकता था। यह अधिकार दी गई थी। कहते मुगल शासनकाल के दौरान जागीर और खासियत के बीच का अनुपात घटता बढ़ता रहता था।
अकबर के शासनकाल के दौरान खालसी कुल राजस्व का मात्र 5% ही था और जहांगीर के शासनकाल में यह 10% और शाहजहां के शासन में ये 9 से 15% के बीच जो है घटता बढ़ता रहा। कहते हैं औरंगजेब के शासनकाल में अंतिम समय में खालिद पर बहुत बड़ा दबाव बढ़ गया था, क्योंकि मांसहदारी की संख्या में वृद्धि होने से जागीरों की दावेदारी की संख्या में भी वृद्धि होती चली गई, क्योंकि सभी जो है मांसहदार ही बनना चाहते थे और इससे उनकी जो है काफ़ी वृद्धि हो गई। जागीरदारों के स्थानांतरण एक जागीर से दूसरे जागीर पर किया जाता था, परंतु कुछ मामलों में उन्हें अपनी जागीर लंबी अवधि के लिए एक स्थान पर रखने की अनुमति दे दी जाती थी। यानी इन सब बातों से ये बात साफ हो गया है कि ये स्थानांतरण की जो पद्धति थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसमें स्थानीय जड़ें न बना पाए थे। इसका नुकसान यह रहा कि इससे जो है जागीरदार अपने क्षेत्र के विकास हेतु लंबी अवधि के जो है उपाय करने के लिए निरुत्साहित होने लग गए थे। ये अनेक प्रकार की जागीरें थी। तनख्वाह जागीर वेतन के बदले दी जाती थी, जो मशरूत जागीर निश्चित शर्तों पर की जाती थी। वेतन जागीर जमींदारों और राजाओं को उनकी स्थानीय रियासतों के लिए सौंपी जाती थी। कहते अल्पमादा जागीरें यानी मुस्लिम कुलीन अभिजात को उनके जो है पारिवारिक नगर अथवा जन्म स्थान में दी जाती थी। तनख्वाह जागीरें प्रत्येक तीसरे और चौथे वर्ष हस्तांतरित भी कर दी जाती थी। कहते वतन जागीर वंशागत थी और जो हस्तांतरण भी थी। जब किसी जमींदार को जो है मानसरोवर बनाया जाता था तो उसे उसकी तनख्वाह जागीर और अतिरिक्त किसी अन्य स्थान की वतन जागीर भी दी जाती थी, यदि उसके पद का वेतन उसकी वतन जागीर के आय से अधिक होता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। जागीरदार के शाही नियम के अनुसार ही राजस्व एकत्र करने की अनुमति भी दी गई थी और जागीरदार अपने स्वयं के कर्मचारी जैसे अमील आदि नियुक्त भी कर सकते थे। शाही कार्यालय जमींदारों पर निगरानी रखा करते थे और सूबे के दीवान की आशा की जाती थी कि वे जो है जमींदार द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचार को भी रोका जा सके। प्रत्येक सूबे में अमीन की नियुक्ति यह देखने के लिए की जाती थी कि जागीरदार शाही नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं। यदि जागीरदार को राजस्व एकत्र करने में कोई कठिनाई आती थी तो फौजदार जमींदार की मदद भी किया करता था। तो इस तरह से जो था जागीरदार प्रथा अपनी चरम सीमा पे थी, जो मुगल साम्राज्य में हर एक शासक ने जो है इसका जो है बेखूबी प्रयोग किया। लेकिन कहते हैं जहाँ जहाँ भी उन्होंने प्रयोग किया उन्होंने कुछ नियम रेगुलेशन को चेंज करके जो है इसको जो है कार्य प्रणाली के अंतर्गत लाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक, कहते हैं मराठों का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार था। तो मराठे का जो है प्रशासनिक ढांचा जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि शिवाजी जो है किस प्रकार जो है प्रशासनिक ढांचा तैयार किए थे और किस प्रकार उन्होंने शासन करने के लिए अग्रसर हुए। कहते हैं मराठों का प्रशासनिक ढांचा देखा जाए तो काफ़ी दिलचस्प है और ये जान के आपको बहुत ही रोचक लगेगा कि दक्कन के इतिहास में मराठा शक्ति का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि मराठा शक्ति का उदय होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है और मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था मुगलों और दक्षिणी राज्यों के प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत अधिक प्रभावित थी। क्योंकि ये बात बहुत दिलचस्प है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था मुगलों और दक्कन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था से ये काफ़ी प्रभावित थी। जैसे हमारे के राजनीति का आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी दूसरे देशों से प्रभावित है, तो उसी तरह से मराठा भी जो था दूसरे मुगलों और दक्षिणी राज्यों के जो है शासन से काफ़ी प्रभावित जो है रूल रेगुलेशन लागू किया। सबसे पहले इसमें आता है केंद्रीय प्रशासन। आखिर केंद्रीय प्रशासन की क्या विशेषता थी। कहते हैं राजा सभी कार्य का जो है कर्णधार था। जैसे राजा तो आपको पता ही है कि सभी कार्य करने सभी चीज़ों का जो है मुख्य हेड होता है और प्रशासन को 8 विभागों में विभाजित किया गया था। यानी जो प्रशासन था उसको 8 विभिन्न भागों में विभाजित किया गया था और इसलिए किया गया था कि हर क्षेत्र में जो है काम अच्छे से हो। जिनके मुखिया मंत्री होते थे, यानी उसके अंतर्गत एक मुखिया मंत्री जो होता था वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता था। कभी कभी इन्हें अष्टप्रधान भी कहा जाता था। किसको? मंत्रियों को। किनके मंत्रियों को? मराठे के संबंध यानी शिवाजी के जो होते थे मंत्री, उनको कभी कभी अष्टप्रधान भी कहा जाता था। तो क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, सिर्फ आपको समझना है। कहते हैं ये 8 मंत्री थे। पेशवा यानी वृत्त और सामान्य प्रशासन की देखभाल करते थे। साड़िये नौबत यानी सेनापति। मौजूदार यानी लेखा जोखा रखने वाला। बकाया 20 यानी गुप्तचर और घरेलू मामलों की देखभाल करता था।
सुरुनवीस या चिटनसी शाही पत्राचार का कार्य किया करता था। दावीर विदेशी मामले देखा करता था। न्यायिक और जो है पंडित राव धार्मिक अनुदान संबंधी मामले देखा करते थे। तो ये 8 जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो कि शिवाजी के साम्राज्य में अपना पद निश्चित किए हुए थे। कहते ये अष्टम प्रधान की रचना शिवाजी द्वारा नहीं की गई थी। इनमें बहुत से अधिकारी जैसे पेशे, मजदूरा, वकानिस, दावे और जो है सुरुविनीस दक्षिण शासकों के समय भी विद्यमान थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे कि हमने भी स्टार्टिंग में पढ़ा भी था कि ये प्रभावित थे। तो शिवाजी ने ये दूसरे क्षेत्रों से इन चीज़ों को जो है अपने शासन में व्यवस्था किया था। यानी कहा जा सकता है इस बात को कि अष्टप्रधान की रचना जो थी शिवाजी द्वारा नहीं की गई थी, इससे पहले भी किया जा चुका था। शिवाजी ने सिर्फ इन बातों का अनुसरण किया, यानी अपने शासन में लागू किया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कहते पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर अष्टप्रधान के सभी सदस्यों को सैन्य नेतृत्व करने के लिए कहा जाता था। यानी सिर्फ 2 व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता था, पंडित राव और न्यायाधीश। देखिए, ये यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्टप्रधान में जो है सेना के नेतृत्व करने के लिए किन 2 जो है मुख्य को छोड़ दिया जाता था। तो पंडित राव और न्यायाधीश, समझे। तो क्वेश्चन ऐसा ही बनता है और आप कंफ्यूज होते हो इधर से उधर ढूंढने में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अष्टप्रधान में जो है पंडित राव और न्यायाधीश को सम्मिलित नहीं किया जाता है सेना के नेतृत्व के लिए। यह कार्य शिवाजी के शासनकाल के दौरान न तो वंशागत और न ही अस्थायी थे। यानी ये वंशागत नहीं थे। वंशागत मतलब आप समझ सकते हो कि दादा के परदादा और परदादा के बाद बेटे और बेटे के बाद आपको पता ही है पोते, ऐसे सिस्टम नहीं था। ये सिर्फ कार्यरत थे, ठीक है। ये राजा की इच्छा पर ही पद पर रह सकते थे। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो राजा के इच्छा पर ही जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं। राजा जब चाहे इसको हटा सकता था। तो ये काफ़ी शिवाजी के समय जो थी बहुत काफ़ी उन्नत थी। अक्सर उनका स्थानांतरण भी होता रहता था, जैसे आज के समय में भी देखने को मिलता है कि स्थानांतरित भी कर दिया जाता है या पद से हटाने की भी प्रावधान होता है। प्रत्येक अष्टप्रधान की जो है सहायता 8 सहायकों, दीवान, मौजूदार, फंडिनीस और सबनीस, करखानियस, छिटनीस, जमादार और जो है पेटनीस द्वारा की जाती थी। यानी देखा जाए तो प्रत्येक अष्टप्रधान की सहायता 8 सहायक 2 किया करते थे, जो जर्नली बात है। कहते छिटनीस सभी राजनीतिक पत्र व्यवहार करते थे। यानी छिटनीस जो होते थे पत्र व्यवहार के लिए रखे गए थे और सभी शाही पत्र लिखा करते थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इनका काम था। और फंडनीस जो है किलों के कमांडरों के पत्रों के उत्तर दिया करते थे। और पैटनीस शाही खजाने की आय का लेखा जोखा रखा करते थे। तो सभी का जो है अपना अपना विभाग सुनिश्चित थी और सभी अपने विभाग में जो है सुचारू रूप से कार्य करने में अग्रसर थे। देखा जाए तो अगर दूसरा पॉइंट पे हम विचार करें तो यह प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन। देखिए, कहते हैं मराठे के समय जो है प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि शिवाजी राव जैसे थे वैसे उसमें जो है प्रांतीय और प्रशासनिक का बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। क्योंकि ये जो थे स्थानीय लोगों को जो है साथ लेके जो है अपना किला फतेह किया था और इन्होंने जो है मुगलों से जो है 2-4 हाथ किया था। बेशक मुगलों ने उनको धोखा दिया था, लेकिन फिर उसके बाद जो है मुगलों के वो चंगुल में कभी नहीं आए और मुगलों से उनको समझ में आ गया था कि वो किस तरह के नीतियों का अनुसरण करते हैं। तो ये बात साफ होता है कि प्रांतीय प्रशासन दक्षिणी और मुगल प्रणाली के आधार पर संगठित किया गया था। कहते हैं शिवाजी भी बहुत काफ़ी कहते हैं मुगलों से भी काफ़ी तेज़ थे, क्योंकि उन्होंने जितने भी मुगल ने में देखा था प्रणाली, उस सभी प्रणाली को उन्होंने जो है अपने भी राज्य में सम्मिलित किया था। क्योंकि कहते हैं कुछ चीज़ें अच्छी होती है उसको अनुसरण करने में ही कहते हैं जग कल्याण है। जैसे एक बात हमेशा तिरपान सेंटर आपको कहता है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान सेंटर का सहायता करना है। ये अच्छी बात है और इसको आपको अनुसरण भी करना चाहिए। कहते हैं जग कल्याण की जो विचारधारा होती है वो कभी भी गलत नहीं होती है। किसी की भलाई कर देना कभी भी गलत नहीं होती है। कहते हैं अगर दुनिया में एक दूसरे की हम भलाई ना करें तो शायद दुनिया चलेगी नहीं। इसलिए स्वार्थी नहीं बनना है। इस वीडियो को दूसरे बच्चे में पहुंचाने में आपने हेल्प करना है और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है व्हाट्सएप पे जो है इसका लिंक को कॉपी करके लगाना है। जिनको पसंद होगा वो देखेंगे, जिनको नहीं पसंद होगा वो नहीं देखेंगे। कम से कम आपको ये दिल में
तो ये बात रहेगी कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, बाकी देखने वाले जाने और समझने वाले जाने। तो अपना कर्तव्य पूरा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे कहते हैं अपना कार्य करना सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यही बात यहाँ पर जो है मराठास ने भी किया कि मराठास ने जितने भी जो प्रशासनिक ढांचा था उन्होंने मुगलों से जो है अनुसरण किया। और कहते हैं अनुसरण करना कोई गलत नहीं था, बेशक मुगलों ने गलत किया, लेकिन उनकी प्रशासन व्यवस्था बहुत सशक्त थी। ठीक है, सभी प्रांतीय इकाइयाँ दक्कनी शासकों के अधीन पहले से ही मौजूद थी और शिवाजी ने उन्हें जो है मान्यता प्रदान भी की और कुछ को दोबारा नामकरण भी किया गया। प्रांतों को प्रांत के रूप में जाना जाता था और प्रांत जो था सूबेदार के अधीन होते थे। ठीक है, यानी जो प्रांत होते थे वो सूबेदारों के अधीन होते थे। एक से अधिक सूबेदारों को जो है सर सूबेदार नियंत्रण करता था, यानी एक से अधिक सूबेदारों को सर सूबेदार नियंत्रण किया करता था तथा वह सूबेदारों के कार्य पर निरीक्षण भी किया करता था। प्रांतों से छोटे ताफस थे जिनका मुखिया हवलदार होता था, यानी मुखिया जो होता था हवलदार होता था, और उसके बाद मुजास अथवा गांव थे जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। देखा जाए तो गांव जो है सब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांव के स्तर पर जो है कुलकर्णी खाते लिखता था और व्यवस्थित भी रखता था, जबकि पाटिल के पास न्यायिक और पुलिस शक्तियां हुआ करती थी। तो ये आप समझ सकते हो कि पाटिल के पास न्यायिक और पुलिस शक्तियां होती थी। प्रागणा के स्तर पर जो है देश पांडे खाते को लिखता था, यानी प्रागण स्तर पर जो है देश पांडे खाते को लिखता था और उन्हें व्यवस्थित भी किया करता था, जबकि देशमुख के पास न्यायिक और पुलिस शक्तियां होती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं पुलिस अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में फौजदारी कहा जाता था, यानी पुलिस अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में फौजदार कहा जाता था और शहरी इलाकों में कोतवाल कहा जाता था। तो ये तो आपको पता ही हो गया होगा कि जो है मराठा के समय पुलिस अधिकारियों को इलाकों में फौजदार कहते थे और शहरी क्षेत्र में इसको केतवाल के नाम से जाना जाता था। कहते हैं मराठा राजनीतिक में नागरिक और सैन्य पदों का जो है एकीकरण नहीं था, यानी मराठे राजनीतिक में जो है नागरिक और सैन्य पदों का एकीकरण नहीं किया गया था, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। मराठों को के शासनकाल में सम्भ्रात ब्राह्मण वर्ग केंद्रीय नौकरशाही व स्थानीय शासन के कार्यात थे, यानी देखा जाए तो मराठे के शासनकाल में ब्राह्मण और केंद्रीय नौकरशाही का अपना विशेष स्थान था और इसी से स्थानीय प्रशासन की जो है चलाई जाती थी। इस हैसियत से उन्हें जो था कमलविसदार भी कहा जाता था, यानी काम विसलदार भी कहा जाता था, जिनके पास कर लगाने और उसे एकत्र करने की व्यापक शक्तियाँ दी गई थी। और ये बेखूबी जो था जो है इसमें किया गया था और वह मुकदमे का निर्णय भी करते थे और स्थानीय परिस्थिति के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराया करते थे। देखिए प्रशासन का सबसे अच्छा व्यवस्थित रूप ये होता है कि वो लोगों जनताओं के जो है दुखों को देखे और उनके दुखों से अवगत हो। कहते वो प्रशासन नहीं है जो इलेक्शन के समय सिर्फ हाथ जोड़ती है और उसके बाद जो है हम लोगों को अंगूठा दिखाती है, ऐसा नहीं प्रशासन सही होता है। प्रशासन का अर्थ होता है कि वो जनता के दुखों को देखे, जनता के तकलीफ़ों को दूर करे, न कि जनता के दुखों को बढ़ा दे। आपने देखा ही होगा कि कहीं भी जो है प्रशासन जाता है तो उनके लिए सारे साफ़ सुथरा कर दिया जाता है, रोड को चकाचक कर दिया जाता है, टूटे फूटे रोड के गड्ढे को भी भर दिया जाता है कि उनको झटका ना लगे, और आम जनता को इतना झटका देते हैं जिसका तो कोई वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसा प्रशासन नहीं होता चाहिए, और ये प्रशासन तभी बनते हैं जब आप लोग चाहते हो और आप लोग भी गलत लोगों को वोट देते हो, गलत लोगों को चुनते हो। तो ये बहुत बड़ी दुविधा वाली बात है। ये सारी जितने भी हम बात पढ़ते हैं इनसे यही चीज़ हमें समझ में आता है कि कोई भी प्रशासन होता है वो जनता के लिए बना हुआ होता है और जनता को ही देखने की उनकी प्रावधान होना चाहिए, न कि अपनी सुख सुविधाओं को व्यवस्थित करने का प्रावधान होना चाहिए। यही बात यहाँ पर भी आता है। बाद में ब्रिटिश जिला कलेक्टर का पद इस मराठा अधिकारी के नमूने के अनुसार बनाया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था मराठे की जो है प्रशासन जो है रूल रेगुलेशन। कहते हैं ये प्रशासन के रूल रेगुलेशन काफ़ी दिलचस्प था और काफ़ी समझने के लिए भी ज़रूरी था। कहते हैं प्रशासन चलाने के लिए थोड़ा सा हमें जानकारी भी जो रखना चाहिए किस प्रकार प्रशासन चलाई जाती है,
और जनता की किस प्रकार भलाई की जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर भी खत्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें जो है मुगलों के शासन के विषय में विस्तार पूर्वक बात किए, ठीक है। उसके पश्चात हमने मराठे के बारे में भी बात किया, उनकी प्रशासन ढांचा के बारे में भी बात किया। तो मुगलों के जो है हर एक प्रशासन के हर एक पहलू के बारे में इस चैप्टर में विद्वान था, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि कहते हैं अच्छे काम करने की सोचना नहीं पड़ता है। कहते हैं अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हो तो मुझे खुशी मिलती है कि बच्चों को कम से कम पसंद तो आया। और मुझे उन बच्चों से कोई मतलब नहीं है जो नहीं देखते हैं, जो देखते हैं मुझे उनसे ही मतलब है, ठीक है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लेना, ये आपका दायित्व होना चाहिए, तभी जो है अगला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकती है।